Hello, Jalees here. Hope you're doing great. Thank you so much, Usman, for being here and letting us know how you are doing great and generating 10K uh, per month. So we are really exciting because many of us are struggling that in few thousands only, and you are hitting a good number, and you are ambitious as well to hit 1K, 100K. Sorry, not 1K. Inshallah, soon, Okay, soon, soon. so yeah, soon. So let's start it out. How it all started and what the specific things you find out in this that you are able to make this, but many people are struggling. So let's start it out from start. Yeah, what's your journey? And we are really excited to know about the practical things which are not very common, or people are not putting so much focus and effort in it. Yep. So thank you so much, Jillies, for inviting me here. And obviously, I love to speak about this topic. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी तो आई स्टार्टेड इट आउट ऑफ पैशन. So even I was doing something good in Amazon industry as well, but जो लेट जनरेशन वाला पार्ट था एजेंसीज का, तो आई गेस इसके अंदर एफर्ट करने की ज़रूरत थी. तो इसको मैंने अपने पैशन से स्टार्ट किया. तो कल जैसे ही आपने मुझे अप्रोच किया टू हैव अ पॉडकास्ट ऑन दिस, तो मैंने प्रॉम्प्टली कहा कि हाँ यार करते हैं. तो रीज़न यही थी कि टॉपिक जो है वो बड़ा पैशनेट है. सही है. तो अ, हम वक्तन फ़वक्तन आपस में जनरल मीटिंग्स करते रहते हैं, लीड जनरेशन की स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते रहते हैं, आप और मैं दोनों. तो आई स्टार्टेड दिस जर्नी बैक इन अप्रैल 2024. अप्रैल का आई गेस मिड था. तो अभी तक अगर हम देखें तो 5 एक माह हो गए हैं. मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि स्टार्ट हुई कैसे थी, और उस कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड मैं अपने प्रीवियस 2 वीक्स का एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा. नॉर्मली पाकिस्तान में जो एजेंसीज हैं उनमें से 80% 80 या 90% एजेंसीज जो हैं वो वर्क कर रही हैं अपने रेफरल्स के ऊपर, या वो क्लाइंट्स ले रही हैं अपने पर्सनल नेटवर्क के अंदर से. ठीक, राइट. एजेंसीज का अपना इंडिपेंडेंट सेल्स सिस्टम नहीं है, या बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है. और अगर हम लीड जनरेशन की एज चेक करें पाकिस्तान के अंदर फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, तो ये 3 या 5 साल से ज़्यादा नहीं है. राइट. हमें अगर देखने को दो नाम मिलेंगे इंडस्ट्री में, हामिद महमूद और सद्दाम. आई गेस ये दो ही मेजर नाम है, और इन्होंने भी आज से 2 या 3 साल पहले ही ये एफर्ट्स पुट करना स्टार्ट की कि एजेंसीज अपनी लीड जनरेशन को स्टार्ट करें. सही है. तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में गैप था, और एक चैलेंज भी था. चैलेंज क्या था कि जहाँ पे इतना गैप था वहाँ पे चैलेंज ये भी था कि हमारी जो लीड जनरेशन की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, ये न्यू है. तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई ख़ास मटेरियल नहीं था, कोई स्ट्रेटजीज नहीं थी, कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड, किसी बंदे की जर्नी नहीं थी, किसी बिजनेस की जर्नी नहीं थी जिसको बंदा कॉपी पेस्ट करके और उसको इम्प्लीमेंट कर ले. राइट. तो फिर जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज को हिट एंड ट्रायल करना होता है, और उसमें से विनिंग स्ट्रेटजीज को रिफाइन कर लेना होता है. सही है. अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगा था. 2 हफ्ते पहले मैंने इंटरव्यूज किए वेब डेवलपर्स के. तो हमारे जो वेब डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम लोग एक टीम लीड के रोल के ऊपर हायरिंग कर रहे थे. अराउंड 30 कैंडिडेट्स का मैंने इंटरव्यूज किया. तो एज यूजुअल आई आस्क देम अ क्वेश्चन, व्हाई डिड यू लेफ्ट द प्रीवियस कंपनी, जो कि हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं हर कैंडिडेट से. तो यू कांट बिलीव, यू कांट इमेजिन के उन 30 कैंडिडेट्स में से 20 कैंडिडेट्स ने कहा कि कंपनी बंद हो गई. मैं यार, मतलब मुझे हंसी भी आई, यार कंपनी बंद हो गई. तो वो जो 20 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कहा कि कंपनी बंद होगी, मैंने पूछा यार क्यों हुई. तो 20 में से 17 का जवाब ये था कि दे वर नॉट गेटिंग इनफ प्रोजेक्ट्स, दे वर नॉट गेटिंग इनफ सेल्स. राइट. अब वो एजेंसीज का पोर्टफोलियो क्या था, उनका साइज क्या था, वो भी सुन लें. उनका साइज था
20 से 30 एम्प्लॉयज, 30 से 50 एम्प्लॉयज वाला। मतलब कि छोटी एजेंसीज नहीं थी, छोटी कंपनीज नहीं थी, अच्छे साइज की एजेंसीज थी। तो पॉइंट है इसके, जो लीड जनरेशन के बिजनेस डेवलपमेंट वाला इशू है, ये बड़ी से बड़ी एजेंसीज फेस कर रही हैं। सही है। अगर आप लोग 1000 प्लस एम्प्लॉयज वाली कंपनी की तरफ या स्टार्टअप की तरफ भी चले जाएंगे, वो भी सेल्स के इशू फेस कर रहा होगा। तो ये सेम इशू जो हमारी एजेंसी थी फेस कर रही थी। ठीक है। तो मैंने जो आपको ये सारी स्टोरी सुनाई, ये एक स्पोर्टिव लाइक रेफरेंस था कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की। तो स्टार्ट तो इस तरह से हुई थी। तो हम ट्राई करेंगे कि उन उन चीज़ों को डिस्कस करें, जो जो चीज़ें मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और वो प्रूवन है। तो अगर आपकी तरफ से स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो हम उससे यानी कि स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, बस इस शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि ये यहीं पे ही जो है ना हम बहुत सारे स्टक हैं। और व्हेन जो आपने अचीव किया है हम उससे उसको भी जो है ना कॉपी करना चाहेंगे। बट आई नो दैट के श्योर श्योर। सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, और यू आर बिल्कुल। एमिंग हायर एज वेल। अच्छा, इसमें ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज़ दैट कि जो तुमने ये चीज़ देखी कि यार कि अच्छी अच्छी एजेंसीज बंद हो रही हैं लीड जनरेशन के सिस्टम्स ना होने की वजह से, इसलिए तुमने लीड जनरेशन का काम स्टार्ट किया कि इट्स रियली सीरियस स्टफ टू गेट इट राइट, विदाउट इट एग्जैक्टली। यू आर गोइंग आउट। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल, दिस इज ओके। करेक्ट। बट एट द सेम टाइम इन 2023 हम लोग ये फेस कर रहे थे कि 3 मंथ्स हमें कंसिस्टेंट सेल्स की पाइपलाइन देखने को मिली, बट नो वन नोज इन द फोर्थ मंथ, इन द फिफ्थ मंथ यू डोंट हैव एनी लीड्स। ठीक है। ये किस सिनेरियो ठीक की है। बात कर रहा हूँ, जब आप लोग अपने पर्सनल नेटवर्क और रेफरेंसेस के ऊपर रिलाई करके अपनी एजेंसी को रन कर रहे होते हैं, और आपने कोई एग्जैक्टली। इंडिपेंडेंट ये तो है। कंसिस्टेंट लीड फ्लो नहीं बनाया होता, आपकी कोई पाइपलाइन नहीं होती, इवन के सेल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। डिपार्टमेंट तो दूर की बात है, सेल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता एजेंसीज में। सही है। तो ये चीज़ है। एग्जैक्टली exactly. तो इसके अंदर अब चलो, ये जब तुमने सच का हगा और तुम्हें हगा कि रेफरल इज गुड, इट्स लाइक अ बोनस, आ गया तो आ गया, नहीं है तो एग्जैक्टली। चलो, वो इट्स लाइक अ बोनस और चेरी ऑन टॉप। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो तुमने फिर पहला स्टेप, क्योंकि हम लोगों को यही होता है कि यार मैं किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊँ और क्या कहाँ पे मैं क्या चीज़ करूँ, और जो रिजेक्शन का फेयर होता है उसमें एक सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म पे एफर्ट करूँ भी नहीं करूँ, मेरे लिए वर्क करेगी नहीं करेगी। तो इन सब सवालों के जवाबात आपने कैसे निकाले, और कैसे आपने जो है ना वो स्पेसिफिक चीज़ें आपको लगती हैं कि अगर बंदा ये चीज़ों को मद्देनज़र रखे तो इन सवालों के जवाबात उसको मिल सकते हैं, एज पर बहुत अच्छा सवाल है एक्सपीरियंस? आपका। सारे अच्छे हाँ, सवाल बहुत होंगे, अच्छा। क्योंकि दीज आर दी पेन पॉइंट्स वी आर फेसिंग। अच्छा, अच्छा सवाल इसलिए लगता है क्योंकि ना वो रिलेटेबल बहुत होता है। लाइक आई क्योंकि वो रिकॉल, इधर अच्छा से आ यार रहा मैंने होता है, इधर यहाँ से से ऐसे ऐसे किया था। वो इधर से आ रहा बिल्कुल होता बिल्कुल ऐसे ही है। है। तकलीफ होती है ना, एग्जैक्टली तो फिर एग्जैक्टली आपका सवाल भी ऐसे निकलता एग्जैक्टली। है। हाँ, फिर या हाँ। अच्छा, स्टार्ट कैसे हुआ, चैनल कौन सा था? हाँ, नॉर्मली क्या यानी कि होता है ये कि जो फेयर है और ये कौन सा लें कौन सा नहीं लें, एफर्ट लगाएं भी नहीं लगाएं, रिजेक्शन है, ऑल ऑफ दीज स्टफ, हाउ यू गेट सॉल्व इट एंड व्हाट प्रिंसिपल्स यू थिंक? अच्छा, फेयर में ना मैंने ये किया था कि मैंने अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन कर ली थी कि अगर मैं 3 मंथ्स तक बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट रन करता हूँ तो मुझे बैकअप पे कितना ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए एक्सपेंस चाहिए। ठीक है। तो वो तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब जब वो कैलकुलेट मैंने किया तो मैंने रियलिस्टिक टारगेट बना लिया कि मैंने इतना अचीव करना है कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं। ठीक है। तो यार, यहाँ से इसको मैंने रिपीट अपना करोगे? इसको रिपीट करोगे अच्छा, इस चीज़ के अच्छा, ऊपर? मेरी आवाज़ ब्रेक हुई है, मेरी आवाज़ आवाज़ कम आई नहीं है नहीं या नहीं मैं नहीं नहीं वैसे नहीं 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 नहीं, आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है कि मैंने बोला कि मैं दोबारा सुनूं और इसको लिख लूं।
यार इतने शायराना ना बने, एज यूजुअल। अच्छा, वो तो मैं हूँ ठीक हो गया। मिजाजन थोड़ा। चले आप शुरू करें वरना अच्छा। बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। अच्छा। हाँ, अच्छा। मैंने किया ये था कि फेयर को ओवरकम कैसे किया, आप पूछ रहे थे। फेयर को इस तरह से ओवरकम किया, मैंने राइट डाउन किया कि यार मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी आएगी अगर मैं 3 मंथ्स तक अपने बिजनेस डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को रन करता हूँ। ठीक है। तो ताकि मुझे पता हो कि यार एट द एंड ऑफ द डे इफ आई डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, हाउ मच मनी आई एम लूजिंग। सही है। अब मैंने स्टार्ट करना था कोल्ड कॉलिंग से। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने कोल्ड कॉलिंग से क्यों स्टार्ट किया, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए अनयूजुअल है। नॉर्मली पाकिस्तान में 90% जो बीपीओ की सर्विसेज हैं, कॉल सेंटर्स की सर्विसेज हैं, वो बी टू सी है, या बी टू बी भी अगर हैं तो वो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर है, या दूसरी निशेस के अंदर है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बहुत कम अपना बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट कोल्ड कॉलिंग से स्टार्ट करती हैं। वो स्टार्ट करती हैं एसईओ से, वो स्टार्ट करती हैं गूगल एड से, लिंक्डइन से, ईमेल मार्केटिंग से मोस्टली। अब मैंने स्टार्ट लिया कोल्ड कॉलिंग से। स्टार्ट कोल्ड कॉलिंग से इसलिए लिया कि जहाँ पे हमारा ऑफिस है लाहौर में, तो ये एक टॉवर है 16 लाइक मंजिलों का। ठीक है, 16 मंजिलों का, 16 स्टोरीज का। तो यहाँ पे 80% ऑफ जो ऑफिस है ना, दे आर बीपीओज, दे आर कॉल सेंटर्स। अब मैं ऑफिस से बाहर निकलता हूँ यार, किसी से बात करो, हम ये कैंपेन पे काम कर रहे हैं, क्या कैंपेन है, इंश्योरेंस की कैंपेन है। दूसरे से पूछते हैं क्या कैंपेन है, पिज्जा की कैंपेन है। किसी और से पूछते हैं, वो कहता है ईआरपी की कैंपेन है, कि हम लोग ईआरपी सेल कर रहे हैं। तो मैंने वहां से सोचा यार ये लोग सारे कर रहे हैं, और इनकी जो कंपनी का साइज है वो 200 प्लस है, लाइक 50% ऑफ देम। ठीक है। तो इनको इतना बिजनेस आ रहा है तो ही कर रहे हैं ना। तो इट वॉज द पॉइंट आई चूज कोल्ड कॉलिंग एज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक हो गया। अब जहां पे जो मैंने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट की, वो कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं स्टेप न ले पाता। आपको आवाज आ रही है? या आई आवाज़ गेस। आ रही है? जी जी अच्छी आ रही है। अच्छा, हम्म। आपकी स्क्रीन स्टक हो गई थी इसलिए। ठीक है। तो हुआ, मैंने कॉस्ट को राइट डाउन कर लिया। जब कॉस्ट को राइट डाउन किया तो वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जो मुझे स्टेप लेने से रोकती। मैंने स्टार्ट किया था एक कॉलर से, एक सेल्स एजेंट से। तो आप कह लो कि वो मुझे पर मंथ कॉस्ट कर रहा था विद क्रेडिट्स, विद फोन नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग, अराउंड $350। तो एक ऐसी एजेंसी जो ऑलरेडी रेफरल्स और पर्सनल नेटवर्क से पर मंथ 15 to 20 thousand डॉलर कर रही हो, तो उसके लिए इतनी कॉस्ट बेयर करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए आई थॉट कि यार लेट्स ट्राई इट आउट। तो जब मैंने ट्राई किया, तो मेरा टारगेट था कि मैंने 15 मई से पहले अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज करना है। ये मैं अपनी सारी कहानी सुना रहा हूँ, रोदाद सुना रहा हूँ आपको, कि 15 मई से पहले मैंने फर्स्ट क्लाइंट क्लोज करना है। तो टू अचीव द ब्रेक इवन, तो मैंने अपना पहला क्लाइंट 15 मई नहीं बल्कि 6 मई को क्लोज कर लिया था। और 15 मई से पहले 2 क्लाइंट क्लोज कर लिए थे। तो यहां से जो मेरा फेयर था वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो फॉर द चैनल आई स्टार्टेड इट आउट फ्रॉम कोल्ड कॉलिंग, एंड हाउ आई overcome the fear. So I overcame it like writing down the cost and mapping out how to achieve the break even point. Simple. ओके सो इसके अंदर जो तुमने कॉस्टिंग निकाली है, वो कॉस्टिंग किस ऑपरेशंस की जो थी कि यार मुझे इतनी आएगी कॉस्ट। तो हाउ यू गेट के यार कि अगर मैं इतनी कॉस्ट लगाऊंगा तो मेरे पास 2 क्लाइंट आ जाएंगे, एक क्लाइंट आ जाएगा, ये क्योंकि इट्स अ न्यू स्टफ फॉर यू। देन हाउ यू फाइंड आउट कि यार हाँ यार इतनी तो कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा। मैंने जब हायरिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने डिफरेंट जॉब्स को स्कैन किया था। जो जॉब मैं मार्केट में ऑफर कर रहा था, सेम जॉब को मैंने स्कैन किया। तो मैंने देखा कि यार इसकी कॉम्पिटिटिव सैलरी कितनी है मार्केट में। एक तो मैंने वो देख लिया था कि मेरे सेल्स एजेंट की सैलरी कितनी होनी चाहिए। दूसरा, टूल्स की कॉस्ट थी।
टूल्स की कॉस्ट में आता था मेन लीड्स एक्सट्रैक्शन का टूल, जहाँ से हमने लीड्स का डाटा लेना था। तो वो मैंने फिलहाल स्किप कर दिया। मैंने जो कॉलिंग करवाई वो गूगल में बिजनेस से करवाई, जीएमबी से, राइट, बिजनेसेस की प्रोफाइल से। तो वो वाली मेरी जो कॉस्ट कटिंग थी वो मुझे बहुत काम आई। वहाँ मैंने कोई टूल परचेज नहीं किया। जो मेरी कॉस्ट आई वो, एक तो जो सेल्स एजेंट था उसकी सैलरी थी, जो कि मैंने रिकवर कर ली बिफोर 15th ऑफ मई, राइट, नंबर वन। दूसरा, स्काइप के जो क्रेडिट्स थे उसकी कॉस्ट थी। और थर्ड, स्काइप का फ़ोन नंबर था उसकी कॉस्ट थी। तो ये तीन कॉस्ट थी। बाकी जो ओवरहेड्स थे ऑफिस के अंदर यूटिलिटीज वगैरह के, वो तो जब आप ऑलरेडी 45 का हेड काउंट मैनेज कर रहे हो तो एक का हेड काउंट आपको मैटर नहीं करता इतना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो तुमने ऑपरेशंस का जो इसमें देखा, अच्छा 1 मिनट ज़रा रुकना। अच्छा, जो ऑपरेशंस का तुमने देखा उसमें, तो उसमें ये चीज़ देखी पहले कि यार कि मेरे एनवायरनमेंट में जो लीड जनरेशन हो रही है, वो हो रही है फ़ोन कॉल्स पे से। तो तुमने जो है अपनी एनवायरनमेंट के जो के अंदर जो लोग थे, क्या उनसे भी तुमने फिर सीखा, उनसे गए, या बस ऐसी इंस्पायरेशन दी और फिर खुद ही सीखने लग गए, या यू हैव सम डिस्कशंस लाइक ही हैव, और तुमने उनका हाँ भाई, सर खाया है जैसे कि मैं तुम्हारा खा रहा हूँ। नहीं नहीं, डिस्कशंस थी। मेरे पास अभी मेरा वो नोटबुक नहीं पड़ा आपको दिखाता। मैंने अच्छा, बकायदा मैं नोट्स लेता था। हाँ ये है ना द सेम थिंग, चीज़। द सेम थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ, राइट। तो मैं नोट्स लेता था। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरी डिस्कशन हुई, तो उनका एक्सपीरियंस था अराउंड 22 ईयर्स का इन सेल्स, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट की, गिविंग मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेरिकन कल्चर। उन्होंने कहा यार, जब आप लोग क्रॉस कल्चर सेल्स कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपको वहां का कल्चर अंडरस्टैंड करना है। और लिटरली ये वो चीज है जो आपको नॉर्मल लीड जनरेशन के गुरुज या मेंटोर्स नहीं सिखा रहे होते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस कंट्री में, जिस ऑडियंस में कॉल कर रहे हो, उसका कल्चर कैसा है। अब कल्चर जानना क्यों जरूरी है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अक्सर आपको कॉल के ऊपर आइस ब्रेकिंग के लिए कोई जोक करना होता है, ठीक है। आपको कोई हल्का फुल्का जो रेसिपिएंट है कॉल के ऊपर, उसको मजाक करना होता है। रिसीव, इट्स नॉट लाइक मजाक, मतलब उसने कोई बात की है तो आपने उसको बहुत ही प्लेजेंट मूड के अंदर आंसर करना है, बहुत ही प्लेजेंट मूड में। तो वो जो प्लेजेंट मूड होगा ना, वो आपको आउट ऑफ द टॉपिक जाके कुछ हल्की सी बात करनी पड़ेगी। अब जब तक हमें कल्चर का नहीं पता तो हम लोग आइस ब्रेकिंग नहीं कर सकते। तो ये पहली चीज थी जो मैंने उनसे सीखी थी। So you should understand their culture and then break the ice. After breaking the ice, make the flow, and from the flow get into the river एग्जैक्टली, and then into the sea. एग्जैक्टली ऐसा ऐसा ही है। Okay, क्योंकि so yeah. देखिए, कोल्ड कॉल, कोल्ड कॉल जब तक कोल्ड रहती है ना, तो फिर आपका सेल सिस्टम भी कोल्ड ही रहता है, सिंपल। तो आपको कोल्ड कॉल के ऊपर जब रिसीवर आ गया, एज सुन एज उसको वार्म लीड में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उसका भाई तरीका ये होता है कि आप जो अपना स्टार्ट है वो बहुत प्लेजेंट लें, बहुत प्लेजेंट लें। उसकी एक रीज़न और बताता हूँ मैं। उसकी रीज़न ये भी है कि अगर पाकिस्तान से जलीस कॉल कर रहे हैं ना, तो इंडिया से 10 उस्मान भी कॉल कर रहे हैं। बांग्लादेश से 50 अब्दुल्ला भी कॉल कर रहे हैं। फिलीपाइन से भी कोई 30 लोग कॉल्स कर रहे हैं, और वो बंदे को वो डेली कॉल्स आ रही हैं। सो हाउ यू डिफ्रेंशिएट अमंगस्ट ऑल, क्या आपकी टोनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी टोन क्या होगी बात करने की, आप किस मूड में बात कर रहे हैं। उसको डेली कॉल जाती है, हेलो आई एम उस्मान स्पीकिंग फ्रॉम 11 सॉल्यूशंस, हाउ आर यू, ठीक है। वो एक रोबोटिक मोनोटोन है और वो उससे तंग आ चुका है। तो आपको ये चीज ब्रेक डाउन करने के लिए, सॉरी, इस चीज को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ता है। तो वो कैसे होना है मैंने आपको वो बताया। अच्छा, अच्छा। तो ये इट्स रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी रिहर्सल करें, जैसे कि मैं अंग्रेज़ तो हूँ नहीं,
but how you are going to differentiate uh, from others, India Osmans, Pakistani Osmanis, and some other guys who are calling the same guy? And what is the thing Do that you you find do you out in a want me to bring my practical? Yeah. do you want me to do you want me to bring my sales agent here? Okay, मैं you इसको are कॉल not पे ओके ओके। अच्छा, यानी कि हाँ, तुम नहीं कर रहे थे, अच्छा वो कोई कर रहा था। अच्छा, तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट आती है चीज़ कि तुमने जब इस चीज़ को कम्युनिकेट, अच्छा यहाँ पे हायरिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर अगर आप खुद कर रहे हो बहुत तो ज्यादा। उसमें होता है कि यार ज़ोर लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, मगर इसमें फिर ये आ जाती है जैसे तुमने बताया कि यार वो कॉल जो है ना, मेरा जो टीम मेंबर है वो कर रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हायरिंग में तुमने अच्छा कमाल किया होगा। ऐसा ही है? एग्जैक्टली तो उस वो हाँ वो कमाल क्या था? वो कमाल ये था कि वो जो साहब थे जो फर्स्ट कॉलर थे हमारे, वो एक एजेंसी को ऑलरेडी लीव करके आ रहे थे और उन एजेंसी वालों ने उनको उनका कमीशन नहीं दिया था पिछले 2 माह का। तो वो ही वॉज इन नीड, राइट। तो वो फिर अल्लाह ने मिलाना था तो हम मिल गए, क्योंकि मैं 15 से 20 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर चुका था। सो बट आई वॉज अनएबल टू हायर। ठीक है। तो फिर 21 के ऊपर समझ लें कि मैंने इसको हायर कर लिया। दूसरा, अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, तो जो मैं क्राइटेरिया देखता हूँ ना, सबसे पहले देखता हूँ कि उसका कोल्ड कॉलिंग में एक्सपीरियंस हो, नंबर 1। क्योंकि आपको मार्केट से जो कॉलर्स मिलेंगे या सेल्स एजेंट मिलेंगे वो दो तरह के मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो इनबाउंड कॉल्स को टैकल करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो आउटबाउंड कॉल्स करते हैं। तो मैंने आउटबाउंड कॉल्स का अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। इनबाउंड कॉल्स वाला जो है वो यहाँ पे राइट फिट नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसने रिजेक्शन को हैंडल ही नहीं किया हुआ। रिजेक्शन का जो स्ट्रेस है वो हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपका पहला क्राइटेरिया होगा कि आपको आउटबाउंड कॉलर चाहिए। दूसरा आपका क्राइटेरिया होगा कि मुझे बी टू बी कॉलर चाहिए। ठीक है। जिसने बिजनेस टू बिजनेस की कॉल्स की होंगी। तो ये दो मेन क्राइटेरिया हैं जिनको मैं देखता हूँ। सॉरी, मैं कुछ लिखने में मसरूफ़ हो गया था। तो तुमने दो बातें क्या की थी कि आउटबाउंड और इनबाउंड कॉलर चाहिए? हाँ, आउटबाउंड कॉलर जो होता है, लाइक वो आउटबाउंड कॉल्स कर रहा होता है तो उसकी एक स्ट्रेस हैंडलिंग की पावर होती है, राइट। ओके। जबकि इनबाउंड कॉलर जो होता है ना, उसको तो लीड्स की कॉल्स आ रही होती हैं, उसने कॉल्स लेनी है, लीड वार्म है, उसने उसको क्लोजर तक पहुंचा देना है या सुपरवाइजर को दे देना है, दैट्स इट। जो आउटबाउंड कॉलर है, उसने एक कोल्ड लीड को कॉल करनी है और उसने रिजेक्शन को हैंडल करना है, उसने गालियां भी उसको सुननी है। गालियाँ टू बी सुनने की ऑनेस्ट। आदत होनी चाहिए इस टाइम ना। मुझे भी यही आया। हाँ, और एग्जैक्टली। प्लस आपके मुंह पे जब दरवाजे होते हैं ना बंद, तो वो उसका दिल इतना टूटा होता है कि अब उसको महसूस ही नहीं होता कि कब टूटा और कब जुड़ा। तो ऐसे ही है, ऐसे ऐसा ही बंदा सेल्स होना की चाहिए। टीम की मोटिवेशन जो है वो एक ऑप्टिमल लेवल तक रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो तुमने आपको स्टार्ट अगर में जो बंदा है क्या, वो आउटबाउंड वाला क्या इनबाउंड? सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे, मैंने बात काट दी। आउटबाउंड था, आउटबाउंड था, आउटबाउंड था वो। हाँ हाँ, कॉमन सेंस तो यही है थी आउटबाउंड का। हाँ। कि आएगी लीड तो इनबाउंड में कन्वर्ट होगी, तो यानी कि इनिशियली वही इनबाउंड ही को भी जब वो आउटबाउंड से इनबाउंड में कन्वर्ट करता था तो फिर वही क्लोज करता था, या उसके लिए नहीं, तुम होते थे? क्लोज मैं करता हूँ, क्लोज मैं करता हूँ। हम्म। अच्छा, इसमें एक कोड कॉलिंग में एक इशू ये आ जाता है कि आपका एसेंट जो है ना वो इतना इशू खड़ा कर देता है। वो ये बोलता है यार ये एक और आ गया एजियन। तो और ये कुछ जो है ना वो आवाज़ सुन के ये पहचान जाता है आपकी। अच्छा, तो उस बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। सारे और इंपॉर्टेंट हैं वैसे। आप, हाँ, मैं इसलिए भी इसको कह रहा हूँ कि मेरी अपनी ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था, कि यार एक्सेंट कैसा होगा उसका। ब्रिटिश एक्सेंट नहीं है उसका, अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, तो वो बात कैसे करेगा, और फौरन जो रिसीवर है वो जज कर जाएगा। बट बात यह है कि
फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। एक्सेंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक्सेंट इसलिए मैटर नहीं करता कि यूएसए के अंदर अगर 200 कंट्रीज हैं तो 200 नेशनैलिटीज वहां पे ऑलरेडी रह रही हैं। ठीक है? तो उनके कल्चर के अंदर इतनी एसिमिलेशन हो गई है, उनको पता है कि यहाँ पे अफ्रीकन्स भी हैं, यहाँ पे अरेबिक भी है, यहाँ पे साउथ एशियन भी है, यहाँ पे यूरोपियंस भी हैं, यहाँ पे पुर्तगीज भी हैं। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, सॉरी। तो इस वजह से ये घबराने वाली बात नहीं है। लाइक इट्स अ प्रूवन थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। और मगर इसमें ये कंफ्यूजन इशू क्लियर हो गई होता है। आपकी? हाँ, कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है। वो ये बोलते हैं कि भाई हम भी उधर से आए तो अब क्या उसको हम करें जज। हाँ। मगर ये होता है कि कुछ का बिल्कुल। मैंने देखा है कि कुछ जो ऐसे होते हैं ना, ये यानी कि वो इसलिए नहीं कर रहे होते जज के एजेंट्स की आ रही हैं कॉल, वो इसलिए कर रहे होते हैं यार ये एक और आ गया मुझे सेल करने के लिए। तो ये इशू होता है। तो उस मेंटेलिटी वो जो पैदा हो गई है यार उनको, यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड और ये सारी चीज़ों में आपने आपने उनको इतना खींचा है कि वो फिर वो कॉल रखता है और एक दो अल्फाज अच्छे भी कह के चले आते हैं आपको। तो अच्छा। वो चीज़ को कैसे तुमने बाय पास किया? अच्छा जलीस, जो ये क्रेडिट कार्ड वाली आपने बात कही है ना, ये यूजुअली बी टू सी में हो रहा है। यूजुअली नहीं, 100% ये बी टू सी में हो रहा है। जो कैंपेन्स कंज्यूमर्स के लिए चल रही हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एक्सफिनिटी की कैंपेन्स हैं, मोबाइल का बिल है, राइट, वाटर के बिल्स हैं। तो जो इस तरह की कैंपेन्स चल रही हैं, ये क्रेडिट कार्ड वाला सीन वहाँ पे है, स्कैम्स का सीन वहाँ पे है। आपको जो बिजनेस की कॉल्स है ना, वहां पे स्कैम की ऑब्जेक्शन बहुत कम देखने को मिलेगी कि आपको कोई कहेगा यू आर डूइंग स्कैम। नहीं है, बहुत कम है, राइट। हाँ, वो ये बोलेंगे वी आर नॉट इंटरेस्टेड, या वो बोलेंगे रिमूव आवर नंबर फ्रॉम योर लिस्ट, ठीक है, हमें रिमूव कर दो। तो स्कैम की ऑब्जेक्शन बहुत कम देखने को मिलती है। तो वो जो कैंपेन्स है वो टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर वो चीज़ जो है वो बहुत कम है, 5 to 7% है। ओके, गॉट इट। तो अब हम तुमने इस बात की कि ये जो इशू है ये मार्केट सेगमेंट के हिसाब से है। अगर आप कंज्यूमर को आप कर रहे हो और उसको चार कॉलें ऐसी आती हैं तो फिर वो आपको करेगा जस्ट। मगर आप बिजनेस को कर रहे हो तो और उनको इस तरीके का एक्सपीरियंस है नहीं तो फिर आपको फिक्र भी करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली, समझ एग्जैक्टली। गया। जो परेशानी है ही नहीं उसको सोच सोच के क्यों खुद परेशान हो। परेशान होना। सही है। ऐसे ही। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे उसके ऊपर। क्या बोलते हैं, हम कहाँ थे? आपने जो है ना क्या कर लिया अभी तक? आपने एक क्लाइंट अभी क्लोज कर लिया अपना, ठीक है, यानी कि 16 को करना था, 6 को करके हो गए। और एक और एडिशनल बोनस भी आपने एक करा गए। एग्जैक्टली। तो ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, इसमें कुछ कंपोनेंट जैसे बताओगे? तुमने ज़िक्र तो किया मगर उनको अगर समराइज़ कर दो कि व्हाट स्टफ रियली वर्क्स इन योर केस। क्योंकि हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं यार, हमें 16 क्या, हमें 25 तक एक क्लाइंट आ जाए और वो जो है वो 30 भी गुजर जाती है, वो भाई साहब आने के नाम नहीं ले रहे होते। तो हाउ दैट यू मेक इट हैपन कि 16 के बजाय वो 6 को आ गए आपके पास? एक यानी कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है, तुमने बहुत सी चीज़ें बताई हैं अच्छा, मगर विच रियली वर्कड आउट? एक चीज़ मैं आपको बताऊं। जो सेल्स है ना, इसमें एक लक का फैक्टर भी होता है, राइट। और आपको 3 to 5 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद पता लगता है कि मेरी कौन सी सेल्स लक की वजह से आई हैं और कौन सी सेल्स जो है वो मेरी अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से आई हैं। ठीक है। अब जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था ना, जो 16 से पहले आ गया था, टू बी ऑनेस्ट वो लक से आया था। अब वो लक से किस तरह से आया था कि वो जो मेरी पिच थी ना, वो ऑलरेडी उस तरह का कोई बंदा ढूंढ रहा था। बेसिकली उसकी गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल थी जो सस्पेंडेड थी पिछले 9 माह से, फ्रॉम पास्ट 9 मंथ्स। तो अब हम लोग उसको यही बता रहे थे कि हम स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं उनकी रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो वो ऑलरेडी इस चीज़ को देख रहा था, तो उसने फौरन अपार्टमेंट बुक कर ली।
तो अब यहाँ पे देखेंगे जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पेन पॉइंट के साथ मिल जाते हैं ना, तो वो वेट भी नहीं करता, उसने फौरन ही सेल्स कॉल बुक की, और बुक करने के बाद वो सेल्स कॉल पे आया। नेक्स्ट डे उसने एक और मीटिंग की, और थर्ड डे वो क्लोज हो गया, उसने पेमेंट कर हम्म। दी। अच्छा, ठीक है। इसको सर तुम रिपीट करोगे कि उसकी इशू क्या था? तुम ये बोल रहे थे गूगल में बिजनेस की, उसकी यानी कि एक ये बिजनेस था जिसकी गूगल माय बिजनेस उसका स्टक हो गया था, यानी कि सस्पेंड हो गया था। तो फिर आगे तुम्हारी वैसे सर्विस तुम उसको क्या दे रहे थे? रेपुटेशन मैनेजमेंट। रेपुट ये होती क्या है वैसे? अच्छा, रेपुटेशन मैनेजमेंट जो सर्विस है ना, ये होती है कि आप लोग बिजनेसेस को डिजिटली उनकी रेपुटेशन को मैनेज करते हो। ट्रस्ट पायलट पे, ट्रस्ट एडवाइजर के ऊपर, गूगल में बिजनेस के ऊपर, BBB.org के ऊपर, इनके ऊपर आप उनको ये कहते हो कि हम लोग आपका अच्छा अच्छा बोलेंगे, आपका अच्छा अच्छा दिखाएंगे। ठीक है। तो इसको रेपुटेशन मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप प्रिसाइजली बोले तो ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। तो उसका गूगल माय बिज़नेस उसका सस्पेंड हो गया था। तो तुमने क्या उसको ओपन करने की उससे ये बात की थी कि हम इसको ओपन करके फिर दे देंगे, या कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन उसको किया था कि वो ही उसको कंपनसेट कर रहा था? अच्छा, मैं ना आपके इस क्वेश्चन के आंसर के साथ ना हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करूंगा, जो आपने पहले पूछा था कि क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क की। ठीक है, तो मैं वहां से मूव करूंगा। हुआ कुछ यूं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि यार, लक के साथ स्ट्रेटेजी भी वर्क की थी। आई कैन रिकॉल। वो यूं था कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कैलकुलेट किया ना, तो मैंने कहा कि जो लीड्स एक्सट्रैक्शन है वो मैंने किसी टूल से नहीं करनी। रेदर आई गो फॉर गूगल में बिजनेस प्रोफाइल्स, और वहां से रिव्यू सेक्शन के अंदर मैं नाम पढ़ूंगा ऑनर का, और उस ऑनर को कॉल करके मैं राइट कहूंगा कि हे, आई एम टॉकिंग टू जेलीस। ठीक है। अब ये भी एक बड़ी फर्क डालने वाली चीज है। जब तक आपके पास बिजनेस ओनर का नेम नहीं है ना, तो आप समझिए आप 50% लैग कर रहे हैं। कैसे लैग कर रहे हैं? कि मैं एम कॉल करूँ और मैं कहूँ कि जैसे जलीस को मैं कॉल कर रहा हूँ, हे, आई एम स्पीकिंग टू द बिजनेस ओनर ऑफ जो भी आपका बिजनेस है कह लें, ठीक है, जलीस एंड को। तो वो एक ऐसी कॉल है जो 99 बाकी लोग कर रहे हैं। ठीक है। बांग्लादेश वाले, इंडिया वाले, फिलीपाइंस वाले। अब एक पाकिस्तान से जलीस क्या कॉल करता है, हेलो, एम आई टॉकिंग टू उस्मान। तो उस्मान क्या कहेगा कि अच्छा यार, ये मेरा कोई ना जानने वाला है जिसके पास मेरा नंबर है और ये मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। ठीक है। अब उसकी टोन भी क्या होगी? अक्सर टोन भी इसमें थी, हे, एम आई टॉकिंग टू उस्मान। ठीक है। तो आपने क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया है अपनी टोन के अंदर, और वो बंदा भी क्यूरियस हो गया है। ठीक है। या आप कहोगे, हे, इज दिस उस्मान? तो एक होता है, हे, एम आई टॉकिंग टू उस्मान, ये मोनोटोन है। मैं बात क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट क्या कर रहा हूँ, वो हर बात से एक बात निकल आती है। बात यह है कि आपकी टोनेलिटी कोल्ड कॉलिंग में 50 to 60% डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है। अगर आप, एक सेकंड मुझे देना, एक सेकंड। लेट्स वेट, ही इज समवेयर एल्स। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो अच्छा, ज़रूर कर लें। आई एम सॉरी, एक्चुअली लर्निंग एक सो मच अर्जेंट फ्रॉम कॉल यू। आ गई। ओके, सॉरी। हाँ, चले गया। अच्छा, तो पॉइंट ये निकला था कि टोनैलिटी बहुत मैटर करती है। अच्छा, हमारे पास आई गेस कुछ क्वेश्चंस है चैट के अंदर, मैं देख रहा हूँ, अगर आई एम श्योर। ओके। हम इसको एंड में या तो आंसर करते हैं, ठीक है, ठीक है। ताकि एक फ्लो हमारा बना रहे चीज़ों का ना। हम्म। और हम जो है 10K को लेके ही उठे। अ, हाँ, पॉसिबल है, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर लें, मतलब इंक्लूडिंग मी। मैं चलो सबके फिर बारे में बात कर रहा हूँ अभी इस वक्त सब। अभी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, फिर अमल कल से करेंगे। इंशाल्लाह। चले, सॉरी यार, तुम्हारी इंशाल्लाह। मैंने अच्छा, बात काटी थी। नो इशू। तो मैं पॉइंट ये दे रहा था कि आपकी टोनैलिटी बहुत मैटर करती है। कमिंग बैक टू प्रीवियस पॉइंट के लीड को हमने इस तरह से हंट किया था कि
हम येल्प के ऊपर जाके इस तरह के बिजनेसेस को देख रहे थे जिनकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। मैं एक बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ यहाँ पे कि येल्प के ऊपर जाओ और ऐसे बिजनेसेस को देखो जिनकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। दो वजह से नहीं होगी। एक तो ये वजह होगी कि वो बंदा केयर नहीं करता, लाइक ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज जीएमबी प्रोफाइल। द सेकंड रीजन इज कि उसकी वो प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है। ठीक है। तो हमने ऐसे लोगों को ही कॉल की, ऐसे बिजनेसेस को ही कॉल की, तो उसके अंदर से वो निकल आया। पॉल, पॉल उसका नाम है। तो आई गेस कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी थी वो भी वर्क की थी, विद लक एज वेल। ये सही। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़, हम उस सवाल के ऊपर दोबारा आएँगे जो मैंने पहले किया था, कि इसमें तुम्हारा जो वैसे जो तुमने 2024 अप्रैल से जो ये इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया, मगर इससे पहले भी तुम कोल्ड कॉलिंग या जो है ना कम्युनिकेशन ये करते हुए आ रहे थे अपने काम के सिलसिले के अंदर अपने क्लाइंट्स के लिए, या ये बस बिल्कुल नया स्टार्ट किया? क्योंकि लक कभी कभार ऐसे बनता है कि आप 2-4 साल से एक काम को करते हुए आ रहे होते हो, मगर आपने उसको दूसरी जगह पे अप्लाई किया होता है नहीं। तो जब आप दूसरी जगह पे उसी सेम चीज़ को अप्लाई करते हो तो वो आप बहुत जल्दी से अचीव कर लेते हो, इसको दूसरों को बहुत टाइम लग रहा होता है, और फिर हम उसको एज अ लक भी समझते हैं। हालांकि वो हम उस ऑपरेशन को या उस फंक्शन को हम पहले कहीं और करते हुए आ रहे होते हैं। तो क्या ऐसा तुम्हारे साथ था या नहीं? अच्छा, मैं फाइवर के ऊपर अराउंड 2017 से काम कर रहा था। तो वहाँ से क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन, नेगोशिएशंस, डील मेकिंग, तो स्किल वहाँ से थी। तो एक एक्सपीरियंस तो पहले था, वो आपकी बात ठीक है। तो वो आपको हेल्प आउट करता है किसी भी न्यू वेंचर के अंदर। आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो फिर आपके डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं और वो वहाँ पे वो चीज़ एक मैजिकली वर्क कर जाती है। सही है। तो वो एक्सपीरियंस तो पहले था मेरा फाइवर के ऊपर। गॉट इट, गॉट इट। तो वो ये हाफ लक हमारा इधर से निकल आया। ठीक अब हाफ लक है। जो है वो सेशन के बाद हम दोनों अलग बैठ के देखेंगे कहाँ से निकला था। सही है। चलें, अच्छा अब हम आ जाते हैं उसी अपने सवाल पे जहाँ पे हम थे, कि कहाँ पे हमें इशू था। इशू नहीं था, हम फ्यूरियस थे कि कौन से कंपोनेंट्स काम पर गए। हाँ, ताकि मैंने पॉइंट ये निकाला सॉरी। था यार, पर्सनलाइजेशन वाला। अ, अभी तक जो मैंने दो या तीन मेन चीज़ें सीखी है ना लीड जेन में, उसमें जो फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पर्सनलाइजेशन। कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इंगेजमेंट के दौरान कितना पर्सनलाइज्ड हो, उसकी प्रॉब्लम को लेके और उसकी रिक्वायरमेंट्स को लेके। ठीक है। तो जो मेरी फर्स्ट लीड थी उसके अंदर भी तो यही हुआ कि एक तो जो मैंने सेल्स एजेंट को ये ट्रेन किया था कि आपने जब भी प्रोस्पेक्ट को एड्रेस करना है उसके नेम से करना है। तो सबसे पहले तो ये भी पर्सनलाइजेशन होगी। दूसरी चीज आती है रेलिवेंसी। अब जब आप लोग हार्डकोर लीड जेन में जाते हैं तो वहां पे पर्सनलाइजेशन और रेलिवेंसी दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। पर्सनलाइजेशन क्या है कि मैं जलीस का नाम ले रहा हूँ या जलीस को मैं उसके कॉलीग के नाम के साथ रिलेट करके बुला रहा हूँ, या लाइक कोई भी उसके रिलेटेड स्टोरी जो है मुझे पता है वो कोट करके मैं जली से बात कर रहा हूं, तो ये तो होगी पर्सनलाइजेशन। ठीक है। अब रेलिवेंसी क्या है कि जलीस की जो प्रॉब्लम है या पेन पॉइंट है मैं उसको पकड़ लूं, तो उसको बोलते हैं रेलिवेंसी। बट इन ब्रॉडर टर्म इसको नॉर्मली हम इंडस्ट्री के अंदर पर्सनलाइजेशन कह रहे होते हैं, मगर थोड़ा डीप जाओगे तो ये पर्सनलाइजेशन और रेलिवेंसी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। तो पर्सनलाइजेशन जो है ना, लाइक इट्स द की इन लीड जेन इन 2025 एज वेल। ठीक है। उससे पहले चीज़ें वर्क कर जाती थी। ऑटोमेशन के ऊपर आप लोगों ने 200 कनेक्शन रिक्वेस्ट पर डे भेजनी है। लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों ने 1000 ईमेल्स पर डे भेजनी है। ठीक है। वो वर्क कर जाती थी, अभी भी करती हैं। मगर अगर आपको अच्छे और क्विक रिजल्ट्स लेने हैं ना, तो पर्सनलाइजेशन को कहीं भी स्किप ना करें। चाहे वो ईमेल मार्केटिंग है, चाहे वो कोल्ड कॉलिंग है, चाहे वो सोशल डीएम्स है, या वो लिंक्डइन है। तो पर्सनलाइजेशन इज द की। फर्स्ट लेसन जो मेरा है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन वो यही है।
ठीक है, ठीक है, ये है कि उसको उसके नाम से पुकारें। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है और पर्सनलाइजेशन की। और ये है कि रेलेवेंसी उसकी हाँ, जो ये बहुत मजबूरी बड़ी है, चीज़ है। परेशानी है, आप उससे शुरुआत करें। आप अपनी एग्जैक्टली स्टोरियाँ इतनी वहीं सुनाएँ कि आपने ये जो है माउंट एवरेस्ट अचीव कर लिया, वो बोलेगा यार ये मुझे पहाड़ी क्रॉस करा दो तुम, माउंट एवरेस्ट नहीं जाना मुझे। तो अगर आप उसको एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसको हम ये लोग हो गई बोलते चीज़। हैं मेरियर कन्वर्जेशन। कि सॉरी? आप इसको हम लोग बोलते हैं मेरियर कन्वर्जेशन, कि आप अपने क्लाइंट का मेरियर हैं। ठीक है, जो उसके अंदर है वो आप अपने अंदर डाल के फिर बात करो उससे। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हम लोग लिंक्डइन के ऊपर जब कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ एक मैसेज भेजते हैं, और वो मैसेज को हम स्टार्ट करेंगे, हाय जेलिस, आई एम उस्मान, आई एम द ओनर ऑफ फ्ला 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 दिस कंपनी, आई एम अप्रोचिंग यू फॉर दिस दिस दिस। तो भाई यहां तक कि वो अपना इंटरेस्ट लूज कर गया है पहला 2 लाइंस पढ़ के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो उसके रिलेटेड कुछ है ही नहीं है ना, आप अपने बोली जा रहे हो, मैं, सो ही विल स्किप दैट। बट अगर आप स्टार्ट करते हो, हाय जेलीस, I just saw your profile and saw that you posted this. I found this gap in your this strategy. आप इतना स्पेसिफिक जब चले जाओगे ना, तो भाई आपको रिस्पॉन्स रेट जो मिलेगा वो 50% बेटर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक टेस्टेड चीज है। तो सिंपल अगर मैं बात करूं, आप चाहे ईमेल मार्केटिंग में है, चाहे लिंक्डइन के ऊपर टेक्स्ट भेज रहे हैं, चाहे कोल्ड कॉल कर रहे हैं, तो आपके जो फर्स्ट 10 to 15 सेकेंड्स है ना, वही डिसाइड कर देंगे कि आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको रिप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज है। ये वाली स्ट्रेटजी जो है तुमने अच्छी बताई कि जो आपकी जो फर्स्ट वर्डिंग हो उसमें दो कंपोनेंट्स आप रखो। एक पर्सनलाइजेशन का, हाय उस्मान, हाय जईस। दूसरा रेलिवेंसी जस्ट का। सॉ दिस प्रॉब्लम, यानी ये मसला देखा और ये हल है इसका। राइट अवे। क्लोज देम बिल्कुल ये बोले। ऑन, या क्लोज देम ऑन द एग्जीक्यूशन, क्योंकि उसको भी शायद म- मसले का इल्म हो, तो आप रिपीट करके उसको आप मिररिंग आप कर रहे हो। फिर उसके बाद उसको फिर आप ये चीज़ बता रहे हो कि यार जो मसला आपका हल नहीं हो रहा वो एग्जीक्यूशन की वजह से, और एग्जीक्यूशन के लिए हम हैं। ठीक है। बिल्कुल तो आई थिंक सो ऐसा ही है। ये बस ये दो तीन ही कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी कोल्ड को हॉट और हॉट को आपकी कन्वर्ट करके दे देंगे। अगर एग्जैक्टली मेरी exactly. अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलती है तो ज़रूर बताओ मुझे। हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिकली कि कोल्ड से हॉट कैसे करना है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है वो है फॉलोअप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर एक कोल्ड लीड को वार्म लीड में कन्वर्ट करना है, तो आपको फॉलोअप्स करने पड़ेंगे। अगर आज मेरी जलीस से मीटिंग हुई है या सेल्स कॉल हुई है, और वो जलीस मेरे साथ 5% फेमिलियर है, इट मीन्स वो 5% वार्म है टूवर्ड्स मी, तो मुझे उसको बाय द टाइम नर्चर करना है। ठीक है, तो वो फॉलोअप से जब मैं नर्चर करता जाऊंगा, तो 3 से 5 फॉलोअप्स के बाद वो 50% वार्म लीड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। तो दूसरा जो मेन पॉइंट है फ्रॉम कोल्ड टू वार्म, वो ये है फॉलोअप्स का। फॉलोअप्स आप उनके पीछे पड़ जाओ। याद अच्छा, दिला दिला पीछे के। पड़ने का भी जरीस एक तरीका या है। नहीं, हमारी या वो स्पैम कॉन्वर्जेशन, नहीं। हाँ हाँ, हाँ, ये हमारी थोड़ा कॉन्वर्जेशन बताओ कि फ्लो, फॉलोअप कैसे करें। हाँ, सॉरी। वो विद द फ्लो जा रही है ना हमारी कॉन्वर्जेशन। कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो बात से बात निकलती है, तो फिर मेरा माइंड होता है कि मैं वहीं पे ही बात कर दूं ताकि भूल ना जाऊं ना। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये है कि, हाँ, फॉलोअप पे बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने फॉलोअप में क्या किया, एक थोड़ा कह लो कि एफर्ट वाला स्टेप लिया। किस तरह से कि अगर मेरी इस वीक के अंदर 10 सेल्स कॉल्स हुई हैं, और उसमें से 3 ने साइन अप कर लिया है, 7 ने साइन अप नहीं किया, तो मैं अगले हफ्ते के एंड पे या थर्ड वीक के स्टार्ट में उसको लूम वीडियो को फॉलो भेजूंगा।
मैं एक मैसेज का फॉलो अप नहीं भेजता नॉर्मली, बहुत कम भेजता हूँ, ठीक है। मैं लूम वीडियो को फॉलो अप भेजूंगा। तो अभी ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, अगेन वही चीज हमने स्टार्ट में जो कहा था कि हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो वर्क किया है। तो ये वो चीजें जो वर्क किया है, आपने जो फॉलो अप करना है वो लूम का करना है, लूम वीडियो का कैसे करना है। अब मैंने सेल्स कॉल पे जब क्लाइंट को लिया तो मैंने उसका पेन पॉइंट डिस्कवर कर लिया। जो मैंने पेन पॉइंट डिस्कवर किया ना, तो मैंने जो 5 मिनट की लूम भेजनी है उसको मैंने एग्जैक्टली विजुलाइज करवाना है कि यार तुम्हारे पेन पॉइंट पे अगर मैं काम करूंगा तो मैं ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अब वो आप उसको डेमो से भी विजुलाइज करवा सकते हैं, आप उसको नंबर्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, आप उसको एक्शन स्टेप्स राइट डाउन करके एक्सप्लेन करते हैं, सिंपल। बट वो लूम वीडियो के अंदर जब जाएगा तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होगा, ठीक है। आपकी एक प्रेजेंटेशन होगी, आपने बनाया होगा कि यार ये 10 एक्शन स्टेप्स हैं जो मैं लूंगा तुम्हारी पेन पॉइंट को या तुम्हारे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो वो वहां से जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो एक मैसेज जो हम करते हैं, एक लूज फॉलोअप, मैं उसको बोलता हूं लूज फॉलोअप। क्या? हे जुलीस, वी हैड अ कन्वर्सेशन लास्ट वीक, सो आई एम फॉलोइंग अप, व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट। मैन, एवरीवन इज डूइंग दिस, ठीक है, लिटरली। आप लोग कैसे स्टैंड आउट करोगे अगेन? तो अगर 3 बंदों ने फॉलोअप उसको इस तरह से किया है और चौथे बंदे ने उसको इस लूम से फॉलोअप किया है, तो 90% चांसेस है कि वो लूम वाले के साथ जाएगा। बिकॉज ही नोज कि यार ये बंदा मेरी प्रॉब्लम में कितना इंटरेस्टेड है, मेरी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग इसको कितनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले वीक एक मीटिंग हुई फ्लोरिडा के अंदर क्लाइंट के साथ। तो उसने क्लियरली कहा, उसने कहा कि आई हैव टॉक टू लाइक 10 to 15 मार्केटिंग गाइज बट आई फाउंड यू वेरी प्रोफेशनल। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि मैंने जिन 10 बंदों से मीटिंग की है उनको मेरी वेबसाइट का भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता मेरी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है, बट यू आर दी वन हु आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि मैं उसकी प्रॉब्लम्स को पहले ही सेल्स कॉल से पहले ही आइडेंटिफाई करके लेके गया हुआ था। सो दिस इज द पावर ऑफ नोइंग द पेन पॉइंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, और यही चीज आपको फॉलोअप में करनी है। अच्छा, इसमें एक ये आ जाता है कि यार क्या इसके ऊपर इतनी मेहनत की जाए या ना की जाए, या किसी और पे की जाए, या स्केल पे काम किया जाए। 100 को करेंगे तो 5 तो आ ही जाएंगे। अब इतनी मेहनत हम 5 में लगा दें, एक भी नहीं आए, तो ये इस डिलेमा को, इस थॉट को तुमने कैसे कवर अप किया? यार देखो, ये बात जो है ना, कि हमें वॉल्यूम के ऊपर प्ले करना है। कोल्ड आउटरीच के अंदर हमें नंबर्स के ऊपर प्ले करना है। क्या नंबर्स के ऊपर प्ले करना है? कि अगर मैंने एक सेल्स कॉल बुक करनी है तो मुझे उसके लिए कितनी लीड्स एक्सट्रैक्शन करनी है और कितने प्रोस्पेक्ट्स को इंगेज करना है, फिर उससे मुझे कितने क्वालिफाइड लीड्स मिलेंगी, और एट द एंड मेरी कितनी मीटिंग्स बुक होंगी, और फिर जाके मेरी कितनी सेल्स कॉल होंगी, सॉरी, कितनी क्लोजिंग्स होंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मुझे एक सेल के लिए 1000 बंदों को आउटरीच करना है। कोल्ड आउटरीच के अंदर मैं पर्सनलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं वार्म आउटरीच की बात नहीं कर रहा, जो हम लोग सोशल डीएम्स कर रहे होते हैं लिंक्डइन के ऊपर ज्यादातर, क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ कि हमने 1000 बंदों को ऑटोमेशन के ऊपर मैसेजिंग करनी है, वेदर इट्स ईमेल, वेदर इट्स लिंक्डइन। तो उसके अंदर अगर मुझे पता है ना कि यार मेरी 1000 से एक सेल होनी है, तो अगर मुझे महीने में 10 क्लाइंट क्लोज करने हैं तो मुझे सिंपल अपनी मैथ का पता है कि मुझे 10,000 बंदों को आउटरीच करना होगा, ठीक है। तो मैंने ये भी टेस्ट करके देखा, फिर मैंने वो पर्सनलाइज फॉलोअप्स का और पर्सनलाइज आउटरीच का भी टेस्ट करके देखा। तो मुझे पता लग गया कि यार अगर मैं यहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी और इतनी कॉस्ट को पुट कर रहा हूँ और मुझे एक सेल मिल रही है, तो वहां पे मुझे कितनी कॉस्ट पुट करनी है और मुझे कितनी सेल्स मिलनी है। जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे उसमें डिफरेंस नजर आया, ठीक है, और अच्छा डिफरेंस नजर आया। और उसमें फिर एक चीज और होती है कि जब आपकी सेल क्लोज होती है वो कोल्ड आउटरीच के मेथड से और इस मेथड से, क्लोज होने के बाद क्लाइंट का बिहेवियर आपके साथ डिफरेंट होता है।
जो ये वाला क्लाइंट होगा ना, इसका हैंड अपर होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको आउटबाउंड क्लोज किया है कि यार तू आ मेरी सर्विस ले, आपने उसको पुश भी किया होगा कहीं ना कहीं कि यार मैं तुम्हारी कंपनी के लिए, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट हूं। तो वो क्लोज हो गया। अब जो बर्डन है वो आपके ऊपर है कि आपने प्रूव करना खुद को। बट जब दूसरे स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है, वहां से जब क्लाइंट क्लोज होता है, तो आप पे वो बर्डन वाला एलिमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि क्लाइंट आपके ऊपर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस करके ही आ रहा होता है। तो ये भी एक मैंने डिफरेंस देखा है काफी ज्यादा। ये तो है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी हुई कि आपने जब पहले ऐसी एफर्ट कर ली ना, वो क्लोज के होने के साथ साथ आपके ऑपरेशंस के लिए भी आसान हो गया। वो क्लाइंट जो है ज़्यादा हाँ, वो बिल्कुल। बहुत परेशान नहीं बढ़िया करेगा। बात की आपने। आ- आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया, ऐसा ही है। और इसमें रिटेंशन का भी डिफरेंस है। ठीक है, दोनों स्ट्रेटेजीज के थ्रू जो क्लाइंट आ रहा था उनकी रिटेंशन का भी डिफरेंस है। अगर यहाँ पे क्लाइंट आपके पास 3 मंथ रहता है, तो वहां पे वो 5 मंथ भी रह सकता है, और ऐसे मैंने देखा है। यप यप यप। आ, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसमें हमने ये 3 कंपोनेंट्स निकाले। पर्सनलाइजेशन, और हम्म। कौन सा था यार दूसरा वाला? ओके, क्या है इसमें नीचे? रेलिवेंसी और मिरर कन्वर्सेशन थी से, और इसके साथ फॉलोअप थे, मगर वो पर्सनलाइज थे लूम वीडियो के साथ, तो यानी कि जेनरिक नहीं थे। तो बिल्कुल, इसलिए तो ये 4-5 चीज़ें थी जो कि आपने ऐसा समझी ही। कि रियली वर्कड आउट। और उसमें ये भी था, जो तुम्हारी जो हायरिंग थी ना, वो भी अच्छी थी, क्योंकि वो बंदा काम का था, इसीलिए उसके कुछ प्रमोशंस कुछ अटके हुए थे, या उसकी कुछ कमीशन अटकी हुई थी। उसने कुछ किया होगा, इसलिए तो कमीशन बना है ना भाई। तो हाँ, अब वो उसके तो एक कॉलर की अगर हम हायरिंग की बात करें, फर्स्ट कॉलर की, उसकी तो स्टोरी ही है। बट टू बी ऑनेस्ट, कोल्ड कॉलर्स की जो हायरिंग है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होगी इस वक्त। खासतौर पे लाहौर में बहुत कॉल सेंटर्स बन गए हैं। ठीक है, इट्स ह्यूज। और सैलरी पैकेज भी अच्छा दे रहा है। तो वो डिफिकल्ट है ठीक है, नॉर्मली। ठीक है। तो मैंने आपको जो आ, अपना, हाँ, जो क्राइटेरिया बताया वो तो मेरी चेकलिस्ट होती है ना। वो जो दो क्राइटेरिया मैंने बताया कि आउटबाउंड कॉलर हो और बी टू बी हो। ठीक है, आउटबाउंड कॉलर हो और बी टू बी, ये तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलो, हमारे पास पहला क्लाइंट आ गया। अब उसके बाद सेकंड पे, अब पहला क्लाइंट तो 10 के नहीं करेगा ना। अब इसके बाद अब आगे हम चलते हैं, तो वो बिल्कुल फिर नहीं आगे करेगा। जो है ना, इस तरीके से हुआ कि माशाल्लाह से जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला आप 100 के अचीव करने वाले हो। मगर वो फिर 10 के से ऊपर आप इंशाल्लाह। कैसे लेके है इसको। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 1 मिलियन का ही अच्छा, अभी है एम तो उसमें आपका वैसे। जी जी, शुरू करें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप बात कर रहे थे उसको, फर्स्ट सेल के बाद क्या हुआ ना। हाँ। उसके बाद नॉर्मली ये था कि मैंने अपने जो कॉलर से सेल्स एजेंट उनको मल्टीप्लाई कर लिया था, 1 से 5 कर लिए थे। क्यों? क्योंकि जो मेरे ऑपरेशंस और प्रोसेसेस थे वो स्ट्रीमलाइन हो चुके थे। तो उन्हीं के ऊपर ही मुझे कॉपी पेस्ट करना था बाकी सेल्स एजेंट्स को भी। तो एक तो मैंने ये किया, और ये मैंने 2 मंथ तक की एक्सरसाइज की थी, पाँच पाँच की फिगर तक। उसके बाद मैंने थर्ड मंथ में एक न्यू चैनल को एक्सप्लोर किया था लीड जनरेशन के लिए, जो कि लिंक्डइन था। और वो जो लिंक्डइन था वो दो स्ट्रेटजीज थी, एक लिंक्डइन ऑटोमेशन थी और दूसरा सोशल डीएम्स थे। तो उसके ऊपर वर्क किया, तो वहां से क्लोजिंग्स हुई। 1 मंथ तक उसको देखा। उसके बाद फिर थर्ड चैनल पे आ गया। थर्ड चैनल जो था वो फेसबुक ग्रुप्स के अंदर से हंटिंग करना था। ठीक है, रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर से। और उसके बाद अभी 2 मंथ्स पहले
जब मुझे आपकी भी ज़रूरत पड़ी थी इंस्टेंटली डॉट एआई को सेटअप करने की, तो वहाँ से मैंने फिर ईमेल आउटरीच को स्टार्ट किया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो ये मेनली 4 चैनल्स को मैंने फिर विद टाइम बिल्ड किया, ठीक है? और अगर आपको इम्प्रूवमेंट की बात, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि यार दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट करूँ, नहीं। मैंने घंटे-घंटे बाद देखा कि यार ये चीज़ अगर वर्क नहीं कर रही इस घंटे, तो मैंने 5 घंटे बाद ये चीज़ को ट्राई करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ। ए-बी टेस्टिंग जो है ना, जिस तरह फेसबुक एड्स के अंदर हम लोग ए-बी टेस्टिंग करते हैं, सेल्स के अंदर भी आपके सेल्स के सिस्टम को डेवलप करने के अंदर भी आपको ए बी टेस्टिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आपको कॉलर के स्क्रिप्ट की ए बी टेस्टिंग करनी है, आपको नीश की ए बी टेस्टिंग करनी है, आपको अपने जो लीड्स का डाटा मिल रहा है उसकी ए बी टेस्टिंग करनी है। ये तीन मेन आपको ए बी टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है? अगर आप ईमेल के ऊपर चले जाएंगे तो आपको अपने सीक्वेंसेस की ए बी टेस्टिंग करनी होगी, और इसको नॉर्मल बनाना चाहिए। कभी भी अपना टारगेट फर्स्ट ईमेल कैंपेन के ऊपर सेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको एज अ टेस्टिंग कैंपेन लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको। आपने कौन सी 3 चीज़ें बताई हैं टेस्टिंग की? फर्स्ट अपनी निश, उसकी आप ए बी टेस्टिंग करें, जिसके अंदर आप आउटरीच कर रहे हैं। सुन रहा हूँ, इसीलिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि सेक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ठीक। बिल्कुल। सेकंड, आप लोग जब ईमेल आउटरीच कर रहे हो तो वहाँ पे अपने सीक्वेंसेस की जो ओपनिंग कन्वर्जेशन होती है आपकी, उसकी ए बी टेस्टिंग करें। एटलीस्ट 3 सेट्स को टेस्ट करें। मैंने भी ऐसे ही किया था, 3 मैसेजेस को टेस्ट किया था। उनके अंदर लेंथ का भी फ़र्क था, उनके स्ट्रक्चर का भी फ़र्क था, और उनके कॉल टू एक्शन का भी फ़र्क था। तो वो 3 को टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला था कि यार मेरा बेस्ट स्क्रिप्ट कौन सा है, ठीक है? ठीक है। और थर्ड अच्छा, जो मैंने और बताया था, हाँ। वो कॉलर का स्क्रिप्ट है। कॉलर स्क्रिप्ट तो तुम समझते हो कि कॉलर स्क्रिप्ट काम करता है, या उसको एज अ नेचुरल फ्लो के अंदर जाना चाहिए? अच्छा यार, इसमें ये होता है कि आपको 5 से 7 दिन या 10 दिन तक ना उसको स्क्रिप्ट देना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद उसका जो नेचुरल फ्लो होता है ना, वो खुद ही बनता है। वो आप बिल्ड नहीं कर सकते। जब कॉलर को हम्म। आपकी प्रोडक्ट का या आपकी सर्विस का नॉलेज होगा ना, कि मैं सेल क्या कर रहा हूँ, तो वो 10 से 15 दिन में उसको नॉलेज होगा, ठीक है? हम तो नॉर्मली वैसे कॉलर्स को 1 वीक की ट्रेनिंग भी देते हैं प्रोडक्ट की या सर्विस की, जो वो सेल करने जा रहा है। और वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, और वो इसीलिए होती है ताकि वो मुंह देख के चपेड़ मारे, ठीक है? अगर उसको सर्विस को नॉलेज होगा, तो वो देखेगा कि यार मेरे आगे कौन सा बंदर, उसको मैंने क्या चपेड़ मारनी है, ठीक है? हम्म। तो नेचुरल फ्लो जो है वो विद टाइम बनता है। आप लोग फ्रॉम स्क्रैच नहीं कर सकते। सही सही, यानी कि एक एनर्जिया होता है, और फिर उसके बाद जब वो टूट जाता है ना, तो आप फिर वो आपके फ्लो में आ जाता है। इसका मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि इनिशियली जब मैं एक्सरसाइज के लिए जाता था ना, ओह माय गॉश, दिस इज रियली हार्ड स्टफ आई हैव टू डू मेंटली एंड फिजिकली, that I have to go through with it. But what happened is that when I get out the energy of around 3 weeks or 4 weeks, तो अब उसकी ऐसी आदत हो गई है कि अगर इफ़ आई डोंट गो जिम और डोंट गो फॉर फिटनेस, मेरे यानी कि आई डोंट फील गुड, और आई यानी कि होता ही है, यानी कि आपकी आदत हो जाती है। तो वो एक, यानी कि इतनी मुश्किल चीज़ कि आपको एडिक्शन भी हो जाती है अगर आप उस इनर्शिया को आप छोड़ दो। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं पे ट्रैवलिंग भी कर रहा होता ना अब, तो वहाँ पे भी जाके मैं हर रोज़ यही होता है, या शाम को मुझे या सुबह जो है ना, या जिम को हिट करना है। और हालांकि ये इतना पेनफुल काम है, बट व्हाट हैपन इज दैट जब वो एनर्जी टूट गया ना आपका, जो आप उस फेज से आप निकल गए तकलीफ के, तो फिर आपकी एक आपको आदत उसकी लग जाती
ठीक है, उसके बगैर आपसे होता नहीं है। तो वही वाली है बात कि वो फ्लो जो है ना, आपको उसको आपको तोड़ना होता है। तो इसलिए जो है ना, आई थिंक सो कि ये जो है 7 और 15 डेज वाली स्क्रिप्ट इसमें है। जैसे ही उसका वो फ्लो एक क्रिएट हो जाएगा, देन ही इज़ वेरी गुड टू गेट थिंग्स स्टार्टेड कि हाँ यार इसको बिल्कुल आ, वो ऐसा खुद ही से है। भी उसको करने लगेगा। यानी कि तुम्हारा मकसद ये है वो कि खुद उस से भी फ्लो लगेगा को उसका। हाँ हाँ, तोड़ना बस। बिल्कुल, बोले बोले, गो एट प्लीज। हाँ, नहीं नहीं, हो गया हो गया, मेरा हो गया। ठीक है अच्छा ठीक है। तो आपका हो गया। यानी कि ठीक, अच्छा मैं कह रहा था कि फ्लो को तोड़ने के लिए नेचुरल फ्लो बनाने में टाइम लगता है। हम्म आई थिंक सो थोड़ा सा यहाँ पे वो हैकिंग हो रही है। आई थिंक सो इसलिए जो है ना, मैं बोलता हूँ या आप बोलते हो और फिर हम कर रहे होते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। ओके सो ऐसा ही है। आई गेस ये रिवर साइड का डाउन साइड है। I don't know what it is. However, let adopt this and adjust accordingly as a human. We have the adaptability. तो अच्छा, अब हम यहाँ से निकले और आपने फिर बोला यार एक बंदे ने एक बंदा हरा दिया, दो और आ गए, फिर उसके बाद जो है आपने पांच को और हायर कर दिया, फिर इसके साथ जो है आपने, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। ओके। तो इसमें फिर ये हुआ कि तुमने फिर अपनी टीम इंक्रीज कर ली, और उस टीम को जब इंक्रीज किया तो तुम्हें ये हुआ कि यार मैंने जो मेरा जो एक सिस्टम काम करके गया है, उसको मुझे रेप्लिकेट करना है और उसको मुझे इन्हांस करना है। और एक पे काम करिए तो ये काम जो है मेरा पाँच पे भी कर जाएगा। फिर उसके बाद तुमने एक चीज़ और करी कि तुम एक प्लेटफॉर्म पे रुके नहीं, स्टक हुए नहीं, तुम कंफर्ट जोन के अंदर नहीं गए। You बिल्कुल explored the things out, and afterwards what you did कि तुमने वहाँ पे भी वो जो एक जो प्रिंसिपल्स तुमने जहाँ पे पहले सीखे थे, वही तुमने प्रिंसिपल्स दूसरी जगह पे भी अप्लाई करना स्टार्ट करे कि यार ये चीज़ मेरी जो है ना, पर्सनलाइजेशन रैशनल जो भी एलिमेंट से यहाँ पे काम किए, तो अच्छा अब मैं इसको एक इस तरीके से करता हूँ और दूसरे तरीके से करता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या काम कर गया तुमने फिर उसको अडॉप्ट कर लिया। तो इसमें ये हुआ कि तुमने एक अपनी टीम इंक्रीज़ करी, फिर उसके बाद तुमने प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ करे, उसके साथ जो है तुमने अपनी जो ए बी टेस्टिंग रखी, फिर उसमें से जो चीज़ काम कर गई तुमने फिर उसको अडॉप्ट कर लिया। आई थिंक सो यही ऐसे ऐसे ही चला है। 100%, 100% और ऐसे चला, क्योंकि ना जो बेसिक्स और फाउंडेशनल थिंग्स हैं लीड जनरेशन और सेल्स की, वो सेम है। ठीक है। फर्क जो है वो सिर्फ चैनल का आता है कि आप लोग लिंक्डइन के ऊपर कर रहे हो, आप लोग कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, आप ईमेल आउटरीच कर रहे हो। तो जो बेसिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। जब आप लोग कोड को समझ जाते हो सेल्स की या लीड जनरेशन की, तो फिर आप लोग किसी भी चैनल पे जाके काम कर लेते हो। इशू सिर्फ थोड़ी टेक्निकलिटीज का आता है, जिस तरह से इंस्टेंटली की कुछ टेक्निकलिटीज पे मैं अटका हुआ था, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी बेसिक्स आपने एक चैनल से सीख लिए ना, तो उसको रेप्लिकेट करो। जस्ट आपको थोड़ी टेक्निकलिटीज को सीखना है, नथिंग एल्स। अच्छा, टेक्निकलिटीज ज़रा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, यू कैन करेक्ट मी एज वेल। कि जैसे कि आपकी ईमेल्स अगर आपने एक बार में स्टार्ट आपने 100 ईमेल्स कर दी, तो वो स्पैम के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको किस तरीके से उसको वार्म अप करना है, किस किस तरीके पहले 10 करनी है, फिर उसके बाद ऐसा करके इंक्रीज करना है, तो ये टेक्निकलिटी और उससे कनेक्शन वगैरह यही है ना, इसी को। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। बिल्कुल। और फिर आगे आ जाती है कि यार उसको कैसे हॉट हुआ, सॉरी, कोड को हॉट करना है और फिर उसको अपना क्लाइंट आपको बनाना है। तो और वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो बिल्कुल। ये दो कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, तो ये हो गया। फिर उसके बाद गुड, तो यू गेट दी 5 people नाउ, or and then and you expanded the operations and also the channels as well, and then afterwards. बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ तक तो यही है। और Okay. बस जो बेसिक्स थी वो ऑलमोस्ट सेम रही।
और उसको मैं रेप्लिकेट करता गया इन चैनल्स के ऊपर। और मेन फिर मैंने काम किया था अपनी सेल कॉल के ऊपर, कि मैंने अपनी जो डिस्कवरी कॉल है क्लाइंट के साथ वो कैसे लेनी है। तो उसका मैंने एक पैटर्न सेट किया हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। जो पहले 7 से 10 मिनट होते हैं उसमें मैं कुछ डिस्कवरी क्वेश्चंस करता हूँ, सो दैट लाइक लेट द क्लाइंट स्पीक ना, लेट द प्रोस्पेक्ट स्पीक, उसको बोलने दो वो क्या कहता है, उसके माइंड में क्या है। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि कॉल पे जब आए वो तो आप बोलना स्टार्ट कर दो, और दूसरा ये है कि यार वो बोले आप सुनो। तो बेहतर ये है कि पहले वो बोले फिर आप बोलो। अब पहले वो क्यों बोले भाई? पहले वो इसलिए बोले कि आपने डेलिबरेटली उससे अटर आउट करवाना है उसका पेन पॉइंट, कि वो खुद बोले, लाइक ही शुड येल, ही शुड स्क्रीम कि यार मेरा ये पेन पॉइंट है, मैं यहाँ पे अटका हूँ, मैं फंसा हूँ। तो आपको डिस्कवरी कॉल के पहले 10 मिनट में उससे क्वेश्चंस भी इस तरह से करने ही करने हैं, जानबूझ के। अब वो बोल रहा है लेट से, तो आपको कहीं पे लगेगा कि यार मैं यहाँ पे एक रेफरेंस क्वेश्चन करता हूँ तो ये ओपन अप होगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ओपन अप करवाएं। क्यों? नंबर वन, पेन पॉइंट निकलवाएं। नंबर दो, आइस ब्रेकिंग करें अपनी उसके साथ। तो पहले 10 मिनट के अंदर सेल्स कॉल के आपने ये करना है। अगले जो 20 मिनट होते हैं उसके अंदर फिर जो पहले 10 मिनट में हमने उसका पेन पॉइंट निकलवाया होता है, अगले 20 मिनट हमने उसके ऊपर बार बार नमक लगाना है। बार बार नमक, ताकि ना उसका जख्म जले। ठीक है? तो वो वो इस तरह से होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी हमारी सर्विस है उसका डेमो प्रेजेंट करते हैं, कि भाई वो तुम्हारे पेन पॉइंट के साथ कैसे रिलेट है। तो हम उसको रेलिवेंसी शो करवाते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट राइट फिट है। तो डेमो हो गया ये 20 मिनट का। अब इस डेमो के बाद 5 से 7 मिनट में छोड़ता हूं कि वो क्लाइंट बोले, या तो वो क्वेश्चन करेगा या उसकी ऑब्जेक्शन होंगी। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो भी सेल्स कॉल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो अगेन मैंने एक यूनिक चीज इंप्लीमेंट की, वो जलीस मैंने ये की कि मैंने पहले जो 20 मिनट बोलना है डेमो के अंदर, मैंने उस डेमो को ही इस तरह से प्रेजेंट करना है कि मैंने इनडायरेक्टली जो नॉर्मल ऑब्जेक्शंस होती हैं क्लाइंट की उनको आंसर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन आपको देखने को मिलती है जब आप लोग कोल्ड आउटरीच कर रहे होते हो। वो ऑब्जेक्शन ये होती है कि आर यू लेजिट और स्कैम। ठीक है? ये कोल्ड आउटरीच के अंदर इस तरह आपको देखने को नॉर्मली मिल जाता है। एक तो कोल्ड आउटरीच उसकी वजह, दूसरी वजह यह है कि हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हैं। तो आपको वो बंदा जानता नहीं है, फेमिलियर आप भी उससे नहीं हो, तो वो आपकी कॉल पे आ गया तो वो आप पे ट्रस्ट क्यों करे? तब मैंने क्या किया इसके ऊपर, मैंने इस चीज को इस तरह से ओवरकम किया कि मैं अपने डेमो के अंदर क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग बनाने के साथ साथ क्या करता हूँ कि मैं इसको दिखाता हूँ कि दिस सेम रिजल्ट दिस क्लाइंट हैज अचीव्ड, ठीक है, थ्रू आवर सर्विस। अब क्या हुआ? मैंने इसको टेस्टिमोनियल भी दिखा दिया, मैंने इसको केस स्टडी भी दिखा दी। अब जो उसकी ऑब्जेक्शन होनी थी ना एंड के ऊपर, कि यार आप लोग लेजिट हो, ठीक है, क्योंकि हम तो पहली बार मिल रहे हैं, वो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि मैंने अपनी डेमो के दौरान इनडायरेक्टली टेस्टिमोनियल दिखा के उसकी इस सबकॉन्शियस थॉट को दबा दिया है। ठीक है? तो इस बात का टेक भी ये है कि अपने 20 से 25 मिनट के डेमो के दौरान आप लोग इनडायरेक्टली क्लाइंट के नॉर्मली जो ऑब्जेक्शंस आती हैं उनको आंसर कर दो। होगा क्या? एट द एंड ऑफ द कॉल उसकी क्लोजिंग के लिए बहुत मिनिमम फ्रिक्शन होगी। ठीक है? रेजिस्टेंस नहीं होगी, सॉरी, फ्रिक्शन नहीं होगी। रेजिस्टेंस हम लोग खुद क्रिएट करते हैं सेल्स कॉल में, फ्रिक्शन नहीं होगी आपकी क्लोजिंग के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इम्पॉर्टेंट तो बहुत सी चीज़ें तुमने बताई हैं अभी, और इसमें से ये है कि रिजेक्शन नहीं होगी, यानी कि रेजिस्टेंस हम खुद पैदा करते हैं, फ्रिक्शन नहीं होगी। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करना। रेजिस्टेंस तो हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जेलियस कहता है कि ठीक है, आई हैव सीन योर डेमो फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दैट यू गाइस आर प्रोवाइडिंग, बट हाउ मच इट कॉस्ट? ठीक है? सबसे पहला सवाल ये आएगा क्लाइंट का 80% ऑफ द टाइम ना।
अब मैं यहाँ पे क्या आंसर करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार जो प्राइसिंग है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एट दिस मोमेंट डिस्कस करना। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्या हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और क्या तुम हमारे लिए राइट फिट हो। तो पहले हम लोग इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लें, तो उसके ऊपर बातचीत होती है। तो ये एक रेजिस्टेंस आप लोग क्रिएट कर रहे हो कि यार हमें भी क्लोज तुम करो। समझ गए हो कि हम लोग भी इतना इजी नहीं है कि जो हर किसी के साथ काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करना, इसलिए कि क्लाइंट की क्लोजिंग श्योर हो जाए। बात को अंडरस्टैंड किया आपने? अगर वो कहेगा ना कि कितना चार्ज करते हो, मैं उसे कहूंगा कि $500, तो उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है इस आंसर के जो मैंने उसको दिया अदरवाइज। के what matter is whether we both are right fit for each other or not. Pricing is like secondary thing for me. ठीक है? So here you make the deal literally. तो यहां पे फिर आप लोग एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके अपनी डील को बहुत मेच्योर कर लेते हो। ओके, यप, दिस रियली इंटरेस्टिंग थिंग कि पहले से ही ये 500 का दे रहा हूँ, ये 100 का दे रहा हूँ, ये नहीं पता उसको। पहले हाँ समझो तो हाँ। उसका मसला 1000 का है या 100 का है। हाँ आप हाँ वो हाँ। 100 का मसला हो, आप उसको 500 बता नहीं, के आ जाओ। अब ये आपने भी है। भले उसका मसला समझ लिया है, भले अच्छा। आपने उसका मसला समझ लिया, आपको पता चल गया ये काम 500 में होना है, फिर भी आपने ये क्वेश्चन प्रिटेंटली करना ही करना है रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है? ओके, तो ओके। हाँ, अच्छा, हाँ, सॉरी, यू कैन कंप्लीट। बस यही है, यही था, आप बोलें। अब यहाँ पे एक जो तुमने कंपोनेंट्स बताए, टेस्टिमोनियल डेमो के अंदर ही जो अर्ली रिजेक्शंस को आंसर कर दें, और कोई ऐसी चीज़ है जो कि डिस्कवरी कॉल में ख्याल रखा जाए? हाँ, डिस्कवरी कॉल में ख्याल रखा जाए, बिल्कुल है। जो आपने उसका पेन पॉइंट पहले 10 मिनट में डिस्कवर किया ना, आपने अगले 20 मिनट में ना उसको एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ 3 से 4 बार रिपीट करना है। ठीक है? वो रिपीट क्यों करना है? ताकि उसके माइंड के अंदर उस चीज़ को सॉलिड कर देना है, बिठा देना है। ठीक है? तो उससे लाइक आपको क्लोजिंग के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, और आप खुद भी अपनी 20 मिनट की या 25 मिनट की कॉल के दौरान एक राइट ट्रैक के साथ स्टिक होंगे। होता क्या है, अगर हम पेन पॉइंट से भी थोड़ा दूर जाते हैं ना, तो अगेन वो चीज़ आती है जो मैंने आपको बताई थी कि हम लोग अपने बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, उसके बारे में कम बात करते हैं। ठीक है? तो जो डेमो है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। डेमो को आप लोगों ने विजुलाइज करवाना है मैक्सिमम, कि यार ये तुम 3 माह बाद अचीव कर सकोगे। इन नंबर्स उसको बात करें, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स उसको बात करो। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना होता है क्लोजिंग के दौरान। या ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ है जो तुम समझते हो डिस्कवरी कॉल में ख्याल रखनी चाहिए? क्योंकि मेरा एक और क्वेश्चन है डिस्कवरी कॉल के हवाले से। अच्छा, डिस्कवरी कॉल के हवाले से नॉर्मली तो इन्हीं चीज़ों का मैं ख्याल रखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ। कोल्ड आउटरीच से जो आपका प्रोस्पेक्ट आता है ना भाई, वो जब सामने आके बैठेगा ना, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपके अंदर, जो कोल्ड आउटरीच से आएगा टोटली। ठीक है? कैसे? जैसे कि आजकल हम लोग कॉल्स कर रहे हैं और हम लोग पिच करते हैं कि हम लोगों ने एक टेलर्ड प्रपोजल बनाया है आपकी सर्विस के लिए। ठीक है? या आपकी इस प्रॉब्लम के लिए। तो वो क्लाइंट कहता है ओके, वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। वो हफ्ते बाद अगर कॉल पे आता है ना, तो अब बॉल जो है वो हमारे कोर्ट में है, उसके कोर्ट में नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग लेके आ रहे हैं। अब उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। जो पहले 10 मिनट आपने बात करनी है ना उससे, उसके अंदर उसको इतना ओपन अप करवा दो कि वो आपकी कॉल के अंदर इंटरेस्ट ले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे कि आप लोग बोलते जाओगे, वो हूं करेगा, और एंड पे वो एक ही सवाल करेगा कि हाँ जी प्राइस क्या है इसकी। सही है? इसका मतलब है कि आप लोगों की क्लोजिंग जो है वो वीक है। ठीक है? कि क्लाइंट ने भी किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, वो भी
एक समझ लो कि शॉपिंग कर रहे हैं, ही शॉपिंग अराउंड, और वो बस बस प्राइस पूछने आ गया है। तो पहले 10 मिनट के अंदर आपने उसका इंटरेस्ट डिवेलप करवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ये कोल्ड हाँ। आउटरीच के अंदर बता रहा हूँ, इनबाउंड लीड जो होगी ना, वो ऐसे नहीं होगी। इनबाउंड लीड आपको खुद ओपन अप होगी, आपको करने की जरूरत ही नहीं होगी उसको ओपन अप। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो उसको उसकी प्रॉब्लम के अंदर इतना आपने उसको उजागर किया, उसको समझा समझाया और अपनी प्रोडक्ट से दिखाया कि यार ये सॉल्व हो रही है, कि उसमें इंटरेस्ट भी हो गया पैदा और वो क्लोजिंग की तरफ आ गया। अब अगर हम इसमें क्लोजिंग के ऊपर कर लें बात, तो क्लोजिंग के ऊपर जो है तुमने जो प्राइस पॉइंट का जो फैक्टर है, उसमें तुम्हें क्या लगता है कौन से प्रिंसिपल्स है, कौन सी स्ट्रेटजी, क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए कि क्योंकि वी आर मोर टुवर्ड्स द एलेक्स साइड, कि वी शुड हैव टू सेल बिग एंड आल्सो profiting the customer as well. However, uh, तुम तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या चीज़ वर्क कर गई है कि ये प्राइस ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाता है, या क्या फेलियर्स रहे हैं और तुमने इससे क्या सीखा है? और यप, लाइक कि यार प्राइस ऑब्जेक्शन को आप कैसे करो, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छी प्राइस आप चार्ज करते हो तो आप अच्छी सर्विस भी अवेलेबल करोगे। सिर्फ रोज़ करने के लिए आप कम प्राइस करके उसके बाद फिर आप भी परेशान हो भी। तो हावेवर, इसको तुम्हें क्या लगता है कि कैसे अच्छा, तुम इसको रिजॉल्व किया? ठीक है, इस पे ये है कि प्राइसिंग के लिए आपको एक तो विद इन कॉल बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मेरा अगेन खुद ही इजाद करता है। वो ये है कि हम लोग नॉर्मली बात कर रहे होते हैं लीड क्वालिफिकेशन, तो मैं बात करता हूँ प्रोस्पेक्ट क्वालिफिकेशन की। लीड क्वालिफिकेशन भी है, बट प्रोस्पेक्ट क्वालिफिकेशन क्या है कि हम जिन प्रोस्पेक्ट्स को एंगेज कर रहे हैं, क्या वो हमारी सर्विस के लिए क्वालिफाई हैं, क्या वो हमारी प्राइसिंग के लिए क्वालिफाई हैं। तो आपको वहां से पता चल जाता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अप्रोच कर रहा हूं ऐसे एक बिजनेस को, जो बंदा सिंगल ओनर है, वो खुद ही चलाता है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो मुझे $500 पर मंथ पे करेगा, नहीं करेगा वो पे, राइट। तो मैं उस प्रोस्पेक्ट को अप्रोच ही नहीं करूंगा, मैं इसको कॉल ही नहीं करवाऊंगा, ना मैं उसको ईमेल करूंगा। तो मेरा जो प्रोस्पेक्ट क्वालिफिकेशन होगी, उसका एक सर्टेन फिल्ट्रेशन होगी या क्राइटेरिया होगा कि ये वाले बिजनेसेस हैं, इंडियन स्टेट्स के अंदर हैं, और ये मेरे प्राइस पॉइंट को मैच कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है। तो मैंने लो टिकट सर्विस भी सेल किया है, जो लो निशेस थी, जिनके अंदर सिंगल ओनर्स थे। और फिर जब मैंने अपना हाई टिकट से, सॉरी, लो टिकट से हाई टिकट की तरफ जाना था, तो मैंने अपनी प्रोस्पेक्ट फिल्ट्रेशन की थी, और वहां से मैं लो टिकट से हाई टिकट की तरफ चला गया था। ओके, मगर ये है कि आपका जब एक से इंटरेक्शन हुआ नहीं है तो आप उसको कैसे समझोगे कि यार ये रोएगा या हंसेगा, या ये खुशी खुशी बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं है? मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नीश की, यहाँ पे नीश आइडेंटिफिकेशन की। लेट्स से एक नीश है जो मैंने आइडेंटिफाई की और उसके अंदर से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। वो नीश है नोटरीज की। So in USA, notaries are the people who attest the documents of realtors, of doctors, of different persons, of individuals as well. So अब वो एक छोटी सर्विस है, उसमें होता है कि जो नोटरी होता है वो सिंगल ओनर होता है, और उसने जाके लोगों के डॉक्यूमेंट्स को साइन करना होता है। अब नॉर्मली जो है ना, हमने देखा है कि वो पर मंथ 70 से 80 डॉक्यूमेंट साइन कर रहा होता है, और 150 से 200 डॉलर पर डॉक्यूमेंट लेता है, या $100 भी लेता है। तो उसका रेवेन्यू जो है वो 10 से 12 हज़ार डॉलर के दरमियान टच करता है। अब ऐसा बंदा आपको पर मंथ $700 मुश्किल से पे करेगा, ठीक है। वो जो उसके लिए आपका प्राइस पॉइंट है ना, वो $400 से $500 है मैक्सिमम। सही है, समझ गए। तो इसको मैं बोलता हूं प्रोस्पेक्ट क्वालिफिकेशन। जो लीड क्वालिफिकेशन है ना, वो प्रोस्पेक्ट एंगेजमेंट के बाद आती है।
मगर प्रोस्पेक्ट एंगेजमेंट से पहले ही आपको ये फिल्ट्रेशन करनी है जो मैंने आपको बताई। Yes, this is the thing where many people just get into the stuff कि भाई कोई भी क्लाइंट आ जाए बस, कोई आ जाए बस, हाँ दैट्स हाँ। इट। अच्छा, वो फिर स्टार्ट आपका में फर्स्ट मंथ में सेकंड मंथ में आप लोग ये कर लो, मसला नहीं है, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आप लोग सेल स्टार्ट करते हैं ना, तो आपकी जो मोटिवेशन है उसको अप टू द मार्क रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मोटिवेशन डाउन जाती है ना, तो आप लोग फिर पैशन लूज कर जाते हो। और सेल्स के अंदर आपका पैशन जो है वो तो भाई हर टाइम फिट रहना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ पाइपलाइन को ग्रीन देखना चाहते हो ना स्टार्टिंग में, तो आप लोग लो प्राइस के ऊपर क्लोज कर लें, इशू नहीं है, ताकि आपको एक पुश मिले। तो इन फर्स्ट 2 मंथ्स इट शुडंट बी एनी इशू, यू शुड गो फॉर इट। हाँ ठीक है ठीक है। इसमें एक मगर एक वो जो एक कंफर्ट जोन होता है, उससे तुम कैसे निकले यार? ये आ रहा है तो आ रहा है, बस सही है, अब क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट अंदर लगाए? तो अच्छा, तुमने उसको कैसे कवर अप किया? मैंने ना अप्रैल के अंदर ही एक गूगल शीट बनाई थी जिसमें मैंने अपनी सारी कैलकुलेशंस की थी कि मेरा 6 मंथ्स का टारगेट क्या है। ठीक है। और 6 मंथ्स का जो टारगेट था वो यही था, पर मंथ $10,000 एक एडिशनल रेवेन्यू ऐड करना है एजेंसी के अंदर। तो इसीलिए जब वो टारगेट सेट था ना, तो मुझे पता लग गया कि यार मैं कॉलिंग से सिर्फ वो टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा, आई नीड टू एक्सप्लोर अनदर चैनल्स एज वेल। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग लिंक्डइन, ईमेल मार्केटिंग, सॉरी ईमेल आउटरीच, और फेसबुक ग्रुप्स एज वेल। तो वो इसलिए स्टार्ट किया था फिर। ओके ओके, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि माइंड की क्लियरिटी विथ नंबर और कब क्या करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे में होती नहीं है, तो इसीलिए हमारी जब कंफ्यूज माइंड होता है तो कंफ्यूज ज़िंदगी होती है। ऐसा ही है, अच्छा अब बिल्कुल। ये है, हाँ सॉरी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल यही है, 100%। ओके अच्छा अब ये है कि मुझे तो लगता है कि अभी डिस्कशन अभी हमारी अभी भी बाकी है, बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि हम इसको यहीं कंक्लूड करें और फिर हम पार्ट टू लेके आएँ, या अभी हम कितने हज़ार तक पहुँचे? हज़ार 2000 आ गए अभी हमारे पास, या अभी? अभी क्योंकि आप कह लो कि 50% पहुंच गए हम। चलें ठीक है, यानी कि 5 हाँ एम्प्लॉइज़ और ये सब करके आप हाँ, अभी बट 5K बेसिक्स तक जो आ है गए। जो बेसिक्स है ना, वो यही थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। ठीक है। वो तो और और निकलेंगी जब जब हाँ, हम और निकलेंगी उठेंगे। ज़रूर, निकलेंगी ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आई गेस पार्ट टू कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी भी एक हाँ मीटिंग है और टाइम चलो, काफ़ी हो गया है। हाँ बातों को मुझे भी ये कुरे देते फीलिंग आ कुरे रही है। देते। हाँ यार, हाँ, और वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमर्सिव थी, और थैंक यू सो मच बिकॉज यू give us the stuff which really works in the real world. That's why we just have a real talk यार, जो रिजल्ट्स पैदा करे। और किताबों में तो है ही है, उधर से भी कर लें, मगर किताबों की कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, दिस व्हाट रियली मैटर्स। सो थैंक यू सो मच Usman, for your time. कोई I इशू नहीं। really enjoy थैंक यू it, सो मच and फॉर I इनवाइटिंग है। I am really excited as well to have second part to get from 5K. Hopefully, when it is going to इंशाल्लाह। happen, we you इंशाल्लाह। might be fetching 20K. Then you are going to tell us that. हाँ, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 का टारगेट है। ओके नहीं नहीं, हमारा कोशिश तो ये है कि अभी से ही हम जो है ना इसको कर ले, हाँ हाँ, होपफुली नेक्स्ट वीक या तो इंशाल्लाह। that's it, and thank you so much for all for your time, and anything else in the end you want to say? हाँ, एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि यार देखो, सेल्स के अंदर ना जो चीज़ मेरे लिए वर्क की है ना, देयर आर चांसेस कि वो आपके लिए भी वर्क करे। बट देयर आर अदर थिंग्स जो मेरे लिए वर्क नहीं की, उनको आप थोड़ा सा नए तरीके से करोगे ना, तो आपके लिए वर्क कर जाएंगी। ठीक है। तो अ, हर स्ट्रेटेजी को टेस्ट लाजमी करना चाहिए इन सेल्स। ठीक है। तो आपको, यू नेवर नो कि आपका कौन सा दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी है, और इट शुड बी अ की पॉइंट ऑफ द डिस्कशन एज वेल।
ओके ओके, अच्छा एक बस, इफ़ वी हैव सम 1 or 2 minutes, देयर आर सम क्वेश्चंस एज वेल। अच्छा, इब्तिसाम का है कि कॉस्ट इनटू एग्जैक्ट नंबर्स एंड सैलरी टूल्स आप मेंशन कर दें तो। ये उस्मान ने पूछा है, तो आपको कैन यू प्लीज लगता ब्रेक है? द कॉस्ट इनटू एग्जैक्ट नंबर्स, सैलरी, टूल्स एंड अदर। अच्छा, आई गेस ये बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉलर को जब मैंने हायर किया था उसकी कॉस्ट की। तो उसका जो सैलरी थी वो यू कैन लाइक कंसिडर इट अराउंड $270। और इसमें जो स्काइप का क्रेडिट है वो आपको $10 पर मंथ का पहले परचेज करना पड़ेगा। और फ़ोन नंबर जो है वो आपको $10 पर मंथ पे ही मिलेगा। बट अगर आप एनुअल उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको $54 एनुअली मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको वो डिस्काउंट देते हैं उसमें। तो $270 हो गए सैलरी, 270 प्लस $10 फॉर क्रेडिट प्लस $10 फॉर फोन नंबर। ठीक, अब इसमें जो $10 का क्रेडिट है ना, उससे आपने स्काइप के ऊपर अनलिमिटेड कॉल्स का पैकेज ले लेना है, सब्सक्रिप्शन ले लेनी है। तो आप उसमें यूएसए के अंदर लैंडलाइन नंबर के ऊपर और फोन नंबर के ऊपर, और सॉरी मोबाइल नंबर के ऊपर अनलिमिटेड कॉल कर सकेंगे। तो ये $290 की प्राइसिंग थी मेरी। और जो लीड्स की एक्सट्रैक्शन थी वो मैंने आपको बताया, मैं गूगल में बिजनेस से कर रहा था। तो स्टार्टिंग मेरा यहीं से था, कोल्ड कॉलिंग का। अगर आप सेपरेट बात करेंगे ईमेल आउटरीच के अंदर, तो उसमें सबसे पहले ईमेल एक्सट्रैक्शन का टूल आ जाएगा। वो आपको कॉस्ट करेगा, एवरेज जो चल रहा है वो $50 to $80 के दरमियान, नंबर वन। दूसरा, आपको ईमेल वेरीफाइड चाहिए होगा, वो आपको $20 से $30 के दरमियान कॉस्ट करेगा। दो, तीसरा आपको चाहिए होगा सेंडर टूल, वो स्मार्ट लीड हो सकता है, वो इंस्टेंटली हो सकता है, वो आपको कॉस्ट करेगा $40 पर मंथ के ऊपर। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्राइसिंग है ईमेल आउटरीच के लिए। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चैनल के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है। ओके, अच्छा यहाँ पे तकरीबन 4-5 और क्वेश्चंस हैं। अब आई आई डोंट नो, बिकॉज यू आल्सो हैव द मीटिंग, तो वी कैन get them answer in part 2, or if you want to answer them now, just let me know, uh, which is visible for you. डिस्कस कर लेते हैं। Okay, okay, great. You are very generous with your time, and thank you so much. Time is the really important stuff in life. So, yep, thank you so much for this. अच्छा, ये है अथिया का कि can you share? Yes, you can read. अच्छा, लीड जनरेशन में अपना करियर कैसे स्टार्ट करना है? सही हो गया। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो जो मैंने अभी सारी जर्नी एक्सप्लेन की, तो मेरा करियर यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फाइवर के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ था। तो आप लोग कम्युनिकेशन, लीड को क्लोज करना, वो वहाँ से ऑलरेडी सीख चुके होते हो। तो मैं यही रोड मैप अगर आपको दूं, तो पहले 6 to 12 months आप लोग किसी मार्केट प्लेस के ऊपर क्लाइंट हंटिंग करें, बहुत ज़रूरी है। वेदर इट्स अपवर्क, वेदर इट्स लिंक्डइन, और वेदर इट्स फाइवर। तो उसके ऊपर आप लोग अपनी हंटिंग करें क्लाइंट की। और जो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, टैक्टिक्स बताए हैं, या सेल्स की कोई और स्ट्रेटेजीज हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन के अंदर कन्वर्जेशन कैसे करनी है, क्लाइंट का अगर ओपनिंग मैसेज आए तो आपने उसको क्या रिस्पॉन्ड करना है। तो इन सारी चीज़ों को आप उन मार्केट प्लेसेस के ऊपर टेस्ट करें और प्रैक्टिस करें। जब आप वो कर लें, तो फिर आप यहाँ पे इस लीड जनरेशन की तरफ आए। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपको यहाँ पे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो एक बिगिनर जिसके पास पहले कोई सोर्स नहीं है, कोई एक्सपेंस बेयर करने की सोर्स नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको स्टार्ट यहीं से लेना चाहिए। वो कॉलर का पर मंथ $270, फिर टूल्स का, फिर ईमेल मार्केटिंग के टूल्स का क्यों बेयर करे, सिर्फ सीखने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग मार्केट प्लेसेस से इस सेम चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यप, तो यानी कि मार्केट प्लेस से आपने काम किया, वहाँ पे आपने उसको क्लोज किया, और फिर
क्लोजिंग के साथ साथ आपकी कुछ अर्निंग भी हो गई और फिर आप एक्सपेंशन की तरफ आप जा सकते हैं चीज़ों को लेके। आई थिंक सो व्हाट यू डिड, यू जस्ट टोल्ड दैट हाउ आई डिड इट, यू कैन ऑल्सो डिड इट इफ़ यू कैन, माइट बी समथिंग एल्स ऑल्सो वर्क विथ यू। और जो तुम्हारे लिए काम करिए, यही चीज़ काम करिए हमारे लिए भी, यही बिल्कुल। स्ट्रेटजी। एग्जैक्ट। ओके। हाँ, ऐसा ही Okay, है। okay. जो प्रीवियस Anything एक्सपीरियंस था else you want to फ्रीलांसिंग add, में वो काम or we आया। go to the second question? Sorry. आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Uh, this is the one. Okay, hiring cold callers is quite difficult nowadays. Now, how do you source the good talent? अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले एक बात अंडरस्टैंड कर लें कि आपको जो अच्छा कोल्ड कॉलर है या सेल्स एजेंट है, जिसका मार्केट में एटलीस्ट 2 to 3 years का एक्सपीरियंस होगा, वो आपको अंडर 100 की नहीं मिलेगा, 1 लाख से कम पे नहीं मिलेगा। तो नंबर वन, आप अपनी एक्सपेक्टेशन रख लें ऑलरेडी कि मैंने इतना तो पे करना ही करना है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अच्छा कॉलर हायर करना। मुश्किल कब होती है? जब आप चीज़ लाख वाली चाह रहे हो और आपका बजट 70,000 का हो या 60,000 का हो। सही है? तो अपना जो सैलरी पैकेज है वो मार्केट कॉम्पिटिटिव रखें और आपको मिल जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा। तो टाइम जो है वो आपको साथ-साथ करना पड़ेगा। आपको माइट बी 20 इंटरव्यूज़ करने पड़ें और वो टाइम इसलिए लगेगा कि आपके पास जो इंटरव्यू देने आ रहा है ना, वो अगर उसका इंटरव्यू लेट हो रहा है, तो आपको इंटरव्यू के दौरान बोलेगा, "सर, मैं जा सकता हूँ?" आप पूछोगे, "क्यों?" वो कहेगा, "सर, मेरा एक और इंटरव्यू है।" ठीक है? तो इसलिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जो लोग जॉब हंट कर रहे होते हैं, खासतौर पे कॉलर्स, तो एट द सेम टाइम 10-12 जगह पे अप्लाई करके आए होते हैं। सही है? तो यू आर नॉट द ओनली वन हु इज हायरिंग। हॉट इट तो इसमें यही है कि बजट जितनी आपकी जेब पकड़ी उतना आपका टैलेंट भी पकड़ा आ सकता है। हाँ, तो उतना ईजी है। बट इसमें उतना ये भी है ईजी कि है। आपका भी खुद का भी क्या एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, क्योंकि तुम एक काम करते भी मेरे ख्याल से आ रहे थे इसी के रिलेटेड, ऐसे ही है। और फिर तुम्हारे लिए उस टैलेंट को हायर करना भी आइडेंटिफाई करना हम्म। आसान था, या ये मेरी बात नहीं, है सही या नहीं? मैं खुद काम करता हुआ नहीं आ रहा था। नहीं, 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 मैं खुद काम करता हुआ नहीं आ रहा था। मेरे कुछ सर्कल में लोग थे जो ये काम करते हुए आ रहे थे, तो मुझे वहां से एक्सपीरियंस हो गया था। अच्छा, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, डिस्कशंस के साथ एक्सपीरियंस हुआ था कि यार अगर आप नॉलेज कोई था। कोल्ड कॉलर हायर हायर करो तो ये चीज़ें ध्यान के अंदर हम्म। रखो, ऐसे ही था। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। ओके, चलें अब हम मैक्स पे चलते हैं। आई थिंक सो ऑल आर गोइंग टू बी डन। ओके। ओके, इसमें ये था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जॉब इन कॉल सेंटर्स। अच्छा, इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट इट कैन बी अ बोनस। लिटरली आप लोगों को कोल्ड कॉलिंग से नॉलेज हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैंने स्क्रिप्ट को कैसे रखना है, मैंने क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, प्लस मैंने रिजेक्शन की जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है? तो जो ये सेल्स की एक्सरसाइज है ना, कोल्ड कॉलिंग के अंदर वो हो जाती है बहुत अच्छे से। तो अगर आप 3 to 5 months कर लेते हो तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। तो करनी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है और मौका है, अपॉर्चुनिटी, तो आपको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप अपनी सेल्स स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बस उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। एज ए बिगनर ही हैं भले, और साइकोलॉजी जो है, नफ्सियात जिसको हम बोलते हैं, उसको थोड़ा स्टडी करें, क्योंकि जो सेल्स है वो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसको मैंने किस तरह से अपनी बात पे आमादा करना है। दिस इज सेल्स इन वन लाइन। ठीक है? मैं जिससे बात कर रहा हूं, मैंने उसको अपनी बात पे कैसे आमादा करना है। दिस इज सेल्स। तो आप लोग ये चीज तभी सीखेंगे जब आप लोगों को नफ्सियात का पता होगा।
तो नफ्सियात का पता, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि आप लोग ऑब्जर्वेशन को अपने स्ट्रॉन्ग करें. द मोर योर ऑब्जर्वेशन इज स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्गर योर सेल्स स्किल विल बी. ठीक है. तो अपनी ह्यूमन बिहेवियर्स की ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, आपकी सेल्स की जो स्किल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ओके, रेट तो ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगी आपकी सेल्स में. सो आई थिंक सो वी गॉट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल एंड आंसर एज वेल. बट ये कि अभी हम 5,000 तक आए या 6,000 तक आए, अभी हमें और भी आगे जाना है एंड वी विल डू इट ऑन इन पार्ट टू. माइट बी देयर विल कम सम इंशाल्लाह सून. सिस्टम्स, वर्ड सिस्टम्स, बिकॉज सेल्स हो रही है. अब क्या वो जो आप वादे शादे करके आए हैं वो पूरे भी हो रहे हैं या बस. तो क्योंकि हमें MMR है ना हमारा, तो वो रिटेन करना और फिर हेलो उसको फिर और भी क्लाइंट्स का आना, तो वो भी एक उसका सिस्टम है. तो वी विल डिस्कस हाँ, मेन हमने दिस इन अभी मैटर एज वेल. रिटेंशन के ऊपर बात नहीं की. सॉरी, हाँ. सॉरी मैं इंटरप्ट कर गया आपको. हमने आज की डिस्कशन में रिटेंशन की बात नहीं की. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप मंथली रिकरिंग रेवेन्यू की बात करोगे तो रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो Yep. इंशाल्लाह पार्ट टू के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे. Yeah, yeah. I'm really excited. I'm really excited, and I am looking to get it done in this week, hopefully, as you have time. But we can go in next इंशाल्लाह. week. But I will try to do it in श्योर श्योर this week, श्योर. hopefully. So thank you so much again, Usman. You are very generous with your time and also knowledge. How you are easily sharing real insights, and it's really appreciating. And thank you so much. I learn a lot. और हमारी सक्सेस ये होगी इसकी कि अगर दो चार लोग ये इम्प्लीमेंट बिजनेस को हीरो कर लें, अपने काम को हीरो कर लें, तो आई थिंक सो जो है ना हमारी मेहनत डिस्कशन जो है ना वो आ, काम में आ जाएगी. और बिल्कुल. yeah, anything else you want to say about your services as well or something else, और कुछ आखिरी अल्फाज अगर हैं तो फिर, वरना फिर हमारे जो पार्ट टू तो वैसे आने वाला है. आई गेस इनफ है. मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स वही तो जो मैंने पहले बोले. और यही के स्ट्रेटेजीज जो मेरे लिए वर्क किए हैं, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, और जो मेरे लिए नहीं वर्क की इट माइट वर्क फॉर यू. तो सेल्स इज ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो आप करते जाएं. आपके सामने अगर 10 स्ट्रेटेजीज हैं तो टाइम बाय टाइम 10 को करें. आप 10 में से 3-4 अपने लिए सक्सेसफुल साइड पे करके उसके ऊपर बिल्डअप करते जाएंगे. तो ये, आई गेस इट शुड बी द टेक अवे ऑफ आवर होल डिस्कशन. Yeah, sorry. Okay, yeah, thank you so much for all of you, especially Usman, for being here. And we are going to get live again in part two to get from 5 or 6K to 10K and above, hopefully. So, thank you so much, and all of you have a nice इंशाल्लाह. day. Bye. Bye. थैंक यू सो मच जलीस. बाय.